वो जो मेंटल स्टेटस था कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसी कोई कंडीशन होगी जहाँ उसे मुझे हमेशा संभालना पड़े या शायद कुछ अलग ट्रीटमेंट देनी पड़े। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है, पहले हॉनेस्टली मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता था कि ऑटिज्म है क्या, वो चीज हुई क्या है, वो कंडीशन है क्या, या ये बीमारी है या क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाना कैसा रहा या चैलेंजिंग था या काफी बच्चे जो ऑटिस्टिक है वो एकोलेलिक होते हैं, मतलब बोली हुई बातें दोबारा रिपीट करना। आपका नाम क्या है तो बोलेगा आपका नाम क्या है, और फिर बोलेगा मेरा नाम वरुण है। तो वो सवाल दोहराएंगे। माँ हूँ, 24 घंटा पचर पचर तो करूंगी ही, ज्ञान बांटे बगैर तो मेरी दिन खत्म नहीं होगी। तो काफी बार वरुण ने एक बोला था कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझ, और ये सेंटेंस के बाद मैं चुप। अब ये डायलॉग उसने कहीं तो सीरियल में सुना होगा, उसने वहाँ से उठा के मुझे ये दे दिया। स्कूल्स का क्या रवैया होता है ऑटिस्टिक बच्चों? जो सवाल मुझे पूछे गए थे वो बड़े अजीब थे कि क्या वो मारेगा, क्या वो काटेगा, क्या वो नोचेगा, और मैं सोचती थी ये सब वो क्यों करेगा। उन्होंने कहा था कि आप स्कूल में बाहर बैठोगे, क्योंकि आज कोई स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। एज अ पेरेंट जब आप एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो एक ऑटिस्टिक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। तो वो बोलेंगे बाकी के बच्चों के साथ नहीं ले सकता ना मैम, उसे पर्सनल अटेंशन की जरूरत है। मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपके असिस्टेंट है ना, उन्हें बोल दीजिए ना इसके ऊपर ध्यान, और मैं भी रहूंगी साथ में। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, बाकी के बच्चों को इम्पैक्ट होता है। ये चीज है, यही पे आता है एक्सेप्टेंस। तो मैंने एक बार ट्राई किया था कि मैंने साइड के लिए कोशिश की थी। वो मेरा सबसे गलत डिसीजन था, मुझे पता है, लेकिन बेटे को जब मैंने देखा तो वो मस्त अपने इसमें खेल रहा था। वो मेरे पास आया और मैं बहुत रो रही थी वो टाइम पे। वो मुझे किस कर रहा है, हक कर रहा है, पकड़ रहा है। न सिर्फ आपने वरुण के लिए बल्कि और भी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। कभी कभार होता है ना कि किसी ऐसे से बात करनी है जो मुझे समझ सकता है। जो कोई बोलेगा कि नहीं दर्शना कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये नहीं सुनना मुझे। मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज। मेरे इस नाम के साथ मेरी एक और पहचान है कि मेरा एक बच्चा लगभग 2.5 साल का है। और आज के हमारे जो दो खास मेहमान हैं उनकी पहचान भी उनके पेरेंटहुड से ही है। आइए परिचय कराते हैं दर्शना जी और अविश्री जी। दर्शना जी 27 साल के वरुण की मदर हैं और अविश्री जी का बेटा साइधर वो 9 साल का है। बच्चों में एक छोटा सा फर्क है उन दोनों बच्चों में और मेरे बच्चे में कि वरुण और साइधर एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं जिसे ऑटिज्म कहा जाता है। काफ़ी कुछ पढ़ा होगा आपने, काफ़ी कुछ देखा होगा, लेकिन आज का जो ये एपिसोड है ये ज़रूरी है कि हम ऑटिज्म को और बेहतर ढंग से समझें। ना सिर्फ ऑटिज्म को बल्कि ऑटिस्टिक बच्चों की ज़रूरतों को, और ना सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों की ज़रूरतों को बल्कि उनके पेरेंट्स की ज़रूरतों को। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी सहेली में। थैंक यू। नमस्कार अविश्री जी, आप तक तो हम लोग आएंगे जी। क्योंकि आपका बेटा 9 साल का है जितना आपने बताया। लेकिन दर्शना जी से मुझे जानना था कि आपको जब ये पता चला कि वरुण एक ऐसी कंडीशन में है और ये बात भी शायद 20-22 साल पुरानी या 25 साल पुरानी है, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका इसे जानने के बाद? कुछ नहीं था, क्योंकि ऑटिज्म ये डायग्नोसिस तुरंत उस दिन पे नहीं मिला था। मेरा बेटा बहुत भागता था, एक जगह पे मुश्किल से बैठता था। तो डॉक्टर्स ने तुरंत ऐसे कुछ बोला नहीं कि ये करो, थेरेपी पे जाओ, यहाँ 10 जगह पे भेजा गया। तो स्टार्ट तो वैसे हुआ कि थेरेपी घर पहले पहुँचे, जहाँ पे ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, जहाँ से असेसमेंट हुआ। वहाँ पे भी बोला गया कि हाइपर एक्टिव है लड़का, बहुत मस्ती करता है, और बच्चे तो सब मस्ती करते हैं। तो बिल्कुल। पर जब वो नीचे खेलता था मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उसके साथ जो हम उम्र के बच्चे थे 2-2.5 साल के, कभी उनमें वो नहीं खेलता था। वो बस अपने धुन में भागता दौड़ता रहता था, कभी पत्तों के साथ, कभी पत्थर के साथ, कभी अपने आप से, अपने आप में। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। और जब फाइनली हमारी जब डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट से बात हुई और तभी ऑटिज्म ये शब्द आया, मैं बोलूँगी मैंने ही पूछा
थोड़ा बहुत पढ़ के कि क्या वरुण को ये है, तो जो उनसे मुझे ऐसा एक लुक मिला था कि आपको किसी ने बताया? किसने बोला आपको? और मैं थी कि मुझे ऐसे लग रहा है। सो वो उस टाइम की बात है जहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होता था, पेरेंट्स को बताया नहीं जाता था। क्यों नहीं बताया जाता था ये नहीं मैं जानती, पर नहीं बताया जाता था। और तभी मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा थी नहीं, 27, 26, 27, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ है, जैसे सर्दी, ज़ुकाम, पेट खराब, काफ़ी बच्चों को खाना हज़म नहीं होता, कुछ, तो ठीक हो जाएगा, देखेंगे। और ग्रेजुअली जैसे-जैसे वरुण बड़ा होने लगा और जितना मैं उसके साथ काम करने लगी, जितने बाकी के बच्चों को देखने लगी, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि ये तो भई ज़िंदगी भर है और इसके साथ रहना है। पर एक सच्ची बात ये बताऊँ कि अभी भी कभी-कभार ये जब सवाल पूछा जाता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये बताते हुए कि मुझे नहीं लगता कि मैं रोई। मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों मेरे साथ क्यों ये मेरे साथ हुआ। शायद ये उस वक़्त इस चीज़ को फ़ेस करने का मेरा ये तरीका था, सही था या गलत था मैं नहीं जानती। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पर उस वक़्त मैं नहीं कुछ मुझे इतना पता था कि हाँ, कुछ अलग है और इसको हमको ठीक हैंडल करना है। हैंडल करने से ज़्यादा बस जीना है। हैंडल भी नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि नहीं कुछ अजीब लग रहा था। देखा जाएगा, हो जाएगा, देखेंगे। मैंने अपने बच्चे का ज़िक्र किया तो लगभग साल भर पहले की बात है। वो बहुत हाइपर एक्टिव था। तो जंप करना, कूदना, फांदना, फ़ोकस्ड होकर ना खेलना। तो ऐसे केस में मुझे कई बार डाउट हुआ तो एडीएचडी है या कुछ और है। ऐसे हमने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो वो जो मेंटल स्टेटस था कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसी कोई कंडीशन होगी जहाँ उसे शायद मुझे हमेशा संभालना पड़े या शायद कुछ अलग ट्रीटमेंट देनी पड़े। ये मैं अपनी अपनी सोच की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उससे गुजरी हैं तो आप तो रोलर कोस्टर में गुजरी होंगी, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे आपने, अपनी अलग तैयारियां रही होंगी आपकी। सो वो जो मेंटल स्टेटस है, वो ज़रा मैं जानना चाह रहा था स्पेशली मैम आपसे क्योंकि हुँ। अभी जैसे आपने बताया कि उस दौर में उतना लोग खुलकर शायद डॉक्टर्स भी नहीं चाहते थे कि पेरेंट्स को या घर वालों को कोई शॉक लगे लगे। या वो ज़्यादा स्ट्रेस ले ले क्योंकि आज भी कई बार ऐसा होता है जहाँ पर बहुत वेल एजुकेटेड फैमिलीज नहीं होती हैं, डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि बोल देते हैं शायद डॉक्टर पर फैमिलीज़ उतनी समझ नहीं पाती, नहीं। अगर एजुकेटेड ना हो तो। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर एजुकेटेड है तो छुपाने की भी कोशिश करते हैं बिकॉज़ फैमिली क्या कहे स्टेटस की वजह फैमिली से हाँ। स्टेटस लोग क्या कहेंगे या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा ऑटिस्टिक कैसे हो सकता है? तो ये सारे सवाल भी होते हैं। तो स्टेटस, ईगोज़ तो एजुकेशन या पढ़ा-लिखा होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक खुला दिमाग और अपने बच्चे का हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ते रहने का एक विश्वास हो ना, तो ये बहुत काफ़ी है। मुझे ऐसे लगता है। अविश्व जी आप मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था इससे। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज़्म है, तो पहले हॉनेस्टली मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता था कि ऑटिज़्म है क्या? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो चीज़ हुई क्या है, वो कंडीशन है क्या? या ये बीमारी है या क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिस दिन मुझे पता चला या डॉक्टर्स ने मुझे बताया उसके सिम्पटम्स देख के कि ये आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मेरे मतलब मैं नहीं बता सकती, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मेरे अंदर क्या था, क्या हो रहा था मैं अब शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती, बट मैंने खुद को भी ब्लेम किया, सेल्फ ब्लेम कि शायद मेरी किसी मतलब गलती की वजह से ये तो नहीं हुआ या फिर मैंने कुछ कमी छोड़ दी जब मैं कंसीव कर गई थी या जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस दौरान मैंने कुछ कमी छोड़ी या कि कुछ ऐसा हुआ, उसकी वजह से हुआ होगा। बहुत से सवाल और भगवान से बहुत झगड़ा कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि मुझे आपने ये सब कुछ दिया? और फिर ना धीरे-धीरे मेरे अंदर इतना ये गुस्सा, इरिटेशन इससे मैं भर गई थी पूरी तरह से
तो मैंने मतलब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था उस टाइम पे। बहुत मुझे डर लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी मेरे बेटे के साथ मैं क्या करूँगी? उसे क्या मुझे मेरे बहुत सपने थे कि मैं उसे अबैकस क्लास में डालूँगी, उसे मैं बहुत अच्छा पेंटर बनाऊँगी। मैं उसे जो एक चीज़ मैं नहीं कर सकी मेरे बचपन में, मैं उसे वो देना चाहती थी। लेकिन मैं कैसे करूँ उसके साथ? तो वो सारे सवाल, इतना सा सब वो बैगेज मेरे ऊपर था और मैं इतनी ज़्यादा टूट गई थी ना उस समय कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। समाज तो बाद में आता है, पहले तो हम आते हैं, हमारी आकांक्षाएँ, हमारी अपेक्षाएँ। तो मेरी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो वो सब टूट गई। तो वो मुझे बहुत पिंच कर गया और फिर स्लोली, धीरे-धीरे मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। जिस दिन और जिस समय मैंने वो एक्सेप्ट किया ना मेरा जो नज़रिया था इस कंडीशन को देखने का, वो तुरंत बदल गया। मैं पहले बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती थी प्रॉब्लम्स पे कि आगे क्या होगा? अगर मैं इसे बाहर लेके जा रही हूँ तो ये खींच रहा है, वो खींच रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, किसी की बैग चेक कर रहा है, किसी के चश्मे उतार रहा है। ये मेरे साथ बहुत ऑफ़नली हुआ है कि हम कभी मेट्रो में जा रहे हैं या कभी ट्रेन में, बस में, तो वो ना फटाक से जाके जिनके भी जो स्पेक्स रहते थे वो उतार लेता था, मतलब ऐसे खींच लेता था। उसे उस स्पेक्स खींचने में या उसमें उसे कुछ अलग नहीं लगता था क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन थी। उसे बस उसके जो ग्लासेस है उससे इन्फैक्चुएशन था, वो अट्रैक्ट करती थी। तो वो चीज़ें फिर मेरे लिए चैलेंजिंग होने लगी कि मैं लोगों को कैसे समझाऊँ? क्योंकि आज के ज़माने में हम अगर बोले कि ऑटिज़्म, तो ऑटिज़्म जिसके ऊपर वो आता है ना, वो ही समझ सकता है कि एग्ज़ैक्टली है क्या। क्योंकि तब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तब हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन निकालना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, 4 लोगों से जाके बात करते हैं, थेरेपिस्ट से मिलते हैं, डॉक्टर्स से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, ये कंडीशन होती है। बट उनका क्या, जिन लोगों का कभी इससे पाला ही नहीं पड़ा है, तो उन्हें तो ये नहीं पता ना। और अगर वो उनके नज़रिए से हमें देख रहे हैं या मेरे बच्चे को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं है अवेयरनेस। आज के डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर भी, बट इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोगों को एक क्षण में पता चल जाए कि हाँ, इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ कि मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ और उस बस में एक ब्लाइंड लड़की है, ठीक है? एक फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन है और एक ऑटिस्टिक बच्चा है। तो लोग ना तुरंत पहचान जाते हैं कि अरे, ये ब्लाइंड है, इन्हें आँखों से दिखता नहीं है। तुरंत उनका जो नज़रिया है उसके पास देखने का, वो चेंज हो जाता है। अगर वो गलती से किसी और सीट पे जाके भी बैठ गई, तो भी उसे कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि लोगों को पता है कि वो ब्लाइंड है। लेकिन अगर वही ऑटिस्टिक बच्चा अगर सपोज़ वो किसी के गोद में जाके बैठ गया, तो तुरंत लोग बोले, "अरे! इसको इसके माँ-बाप ने सिखाया नहीं।" बस ये रिएक्शंस आ जाती है। इसके लिए क्योंकि लोगों को इतने भी मतलब लेवल तक पता नहीं है कि ऑटिज़्म एग्ज़ैक्टली होता क्या है? क्यों ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं? क्यों ये बच्चे ऐसे मतलब उनके उनके हिसाब से वो नॉर्मल चल रहे हैं, बट क्यों ये बच्चे ऐसा रिएक्ट होते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो आती है ना, वो दिक्कत देती है। तो जब मुझे पता चला था ना, तब मुझे बहुत सोच-सोच के डर लगता था कि मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मैंने मैंने बहुत वियर्ड उस टाइम पे रिएक्ट किया था। खुद के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी। हॉनेस्टली अब इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता। बट मैंने बहुत से पेरेंट्स के साथ इंटरैक्शन किया है और फॉर 5 टाइम्स आप जी, आप कई और पेरेंट्स से मिले तो फिर जी। आपने क्या जब मैं और भी पेरेंट्स से मिली तब मुझे पता चला कि सेम प्रॉब्लम उन्हें भी है, वो भी वही फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। कहीं न कहीं पे मुझे वो था कि आखिर क्यों? और इतना मतलब मेरे होप्स, क्योंकि मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली हमारे सपने इतने होते हैं। एक बार मैंने मतलब गलत उस टाइम पे मैं थी, बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन में ने जो मुझे सिखाया वो सबको सुनना चाहिए। वो ये था कि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, वो यहाँ पे नहीं थे और वो बाहर थे, शिप पे थे। मैं और मेरा बेटा ही थे घर पे। तो मैंने एक बार ट्राई किया था कि मैंने सुसाइड के लिए कोशिश की थी। वो मेरा सबसे गलत डिसीजन था, मुझे पता है। लेकिन उस टाइम पे ना मतलब मैंने सोचा था कि मैं खुद भी मर जाऊँगी, मेरे बेटे को भी मैं ये कर दूँ, ख़त्म कर दूँगी सब।
क्योंकि इतना वो मुझ पे हावी हो रहा था। बट उस टाइम पे ना मेरे बेटे को जब मैंने देखा, उसके पास देखा, तो वो मस्त अपने इसमें खेल रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो मेरे पास आया और मैं बहुत रो रही थी वो टाइम पे। वो मुझे किस कर रहा है, हग कर रहा है, पकड़ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि अपनी माँ कुछ ना कुछ तो इमोशनल इसमें है। और इन बच्चों का ना पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, बट हर माँ ये एग्री करेगी कि उन्हें ना पता चल जाता है। और उसने ना मुझे आके हक किया, किस किया। कभी ये बच्चे कभी कभी ओवरवेलमिंग ज्यादा कर लेते हैं। और फिर तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये यार ये गलत है। मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, अच्छा कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, एक ऑटिज्म के प्रॉब्लम से मैं अपने आप को इतना ये नहीं कर सकती, इतना खुद को खत्म नहीं कर सकती। और फिर सबसे बड़ा सपोर्ट आता है भगवान का, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हूँ। तो मेरे जो गुरुदेव है, श्री गुरुदेव दत्त और गणपति बाप्पा मेरे इष्ट है। तो उन्होंने, उनके पास मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ तो समझा होगा इन्होंने, कुछ तो मेरी भी कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी होगी कि उन्होंने वो सोचा और मेरे मेरे गोद में ये बच्चा दिया है, तो मुझे इसके लिए कुछ करना है। और फिर उस दिन से जो मैं उठी हूँ ना, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत अलग तरीके से जी है, बहुत एंजॉय करते हुए जी है। अब हम बाहर जाते हैं, पहले मैं उसे घर में ही बंद रखती थी, ये इस डर से कि अरे लोग क्या बोलेंगे, मतलब सब हंसते हैं, ये करते हैं। तो मुझे ऐसा मतलब बुरा लगता था, अब नहीं लगता। अब जब लोग हंसते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है कि चलो हम अलग है, किसी से अलग है, हम सबसे मतलब अलग ही हमारी दुनिया है। भगवान ने मुझे वही कॉग नहीं दिया या वही साँचे में नहीं डाला है जहाँ से मेरा बच्चा उठेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से कॉलेज करेगा, कॉलेज से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जॉब करेगा। नहीं, ये कुछ अलग करने के लिए आए हैं। ये बच्चे जो है ना, ये समाज को प्यार क्या होता है, प्यार कैसे करते हैं, और वो भी बिना मतलब के प्यार कैसे करते हैं, ये सिखाने आए हैं। आप कभी भी अगर लो फील करते हो या कभी भी आप डाउन फील करते हो ना, इन बच्चों के साथ आधा घंटा आप बैठ लो, आपका जो मूड है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा। आपको सही मायना पता चलेगा प्यार का होता क्या है। आज मुझे मेरा बेटा कभी भी नहीं बोलता कि मुझे चॉकलेट दे दे या मुझे ये कर, तो ही मैं तुझे किसी दूंगा या तो ही मैं तुझे हगी दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इतना प्यार करता है कि मतलब उसे जब मन कर दिया वो मुझे भी करेगा हक, वो मेरे घर पे अगर कोई मेड काम कर रहा है वो उन्हें भी हक करेगा। तो ये अनफिल्टर्ड लव जो है ना, ये बच्चे हमें करना सिखाते हैं। तो तब मुझे धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि जिंदगी बहुत रंगीन है इनके साथ। तो मैं खामखा ही सोच रही थी कि मैं खत्म कर दूं। अगर उस दिन सब खत्म हो जाता तो शायद 4 दिन लोग रोते, 12 दिन मातम मनाते, लेकिन 13वें दिन तो वो मुझे भूल जाते, है ना। आज दर्शना जी उनके बेटे के साथ खड़ी थी। आज उन्होंने उनकी जर्नी मेरे से भी बहुत पहले स्टार्ट की, तब तो कुछ भी नहीं था। आज उनके जैसे पेरेंट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती है, अगर ये माएँ अपने बच्चों के लिए इतना करके, आज वो जो वरुण है वो इनकम टैक्स फाइल करे, आप सोचिए, तो ये बात कितनी बड़ी है। तो ये सुन के मुझे मोटिवेट फील होता है और मैं मतलब अपने आप को उस लेवल तक लेके जाती हूँ कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं मुझसे जितना बन पड़े मैं उतनी अवेयरनेस इस बारे में लोगों को देना चाहूंगी कि ठीक है, आप अवेयर रहिए इस चीज के लिए। ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज एक चैलेंज है जो भगवान ने स्पेसिफिक लोगों को दी है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं वो स्पेसिफिक पर्सन हूँ। क्या बात है। नो डाउट काफ़ी इंस्पायरिंग मोड था आपकी लाइफ का। बल्कि आपका ये जो कदम आपने जो आगे बढ़ने का कदम उठाया कि मैं किसी ऐसी गलत तरफ ना जा कर के अपने बच्चे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ूंगी, वो एक्चुअली इंस्पायरिंग है। बल्कि यहाँ तक तो मैं समझ गया कि आप लोगों ने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया कि नहीं, हमें लड़ना है या हमें अपने बच्चे का साथ देना है। जी। लेकिन हम श्योर जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसमें बच्चों को अपने हाथ से खाना खाना है या नहाना धोना, रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उनके दोस्तों के साथ हमेशा नहीं रह पाते। जी। तो इन सब में आपको क्या क्या दिक्कतें आई थी? शुरुआत अगर आप। सो बेसिकली जब थेरेपी पे बच्चे को लेके जाया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऑटिस्टिक या न्यूरोडाइवर्स
के बच्चे के ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें उनको वहाँ से सिखाना चालू होता है। तो जैसे हम बोलते हैं एक सेंसरी डाइट होता है, जब हम एक ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें, उसको काफ़ी सारी चीज़ों से उसके ज़िंदगी पे इम्पैक्ट होता रहता है। जैसे उसके आजू-बाजू के आवाज़, उधर के लोग, उनके रंग, जितना प्रभाव उन सारी चीज़ों से हम पे होता है, उससे कई ज़्यादा वो उन बच्चों पे होता रहता है। और इन सब के दरमियान वो काफ़ी सारी चीज़ें थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीखते रहते हैं। तो हर बच्चा एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाके डायग्नोसिस जब मिलता है, तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ जो उसके साथ होती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और हर पेरेंट को एक अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिलना, और साथ साथ मैं बोलूँगी वो थेरेपिस्ट सिर्फ ना कि बच्चे को सिखाता समझाता है, बट एक उन पेरेंट्स का एक हमदर्द, एक सलाहकार, एक दोस्त, सब कुछ होता है। तो मैं बोलूँगी वो जो थेरेपिस्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो सही टाइम पे अगर वो सही इंसान आपकी लाइफ में आए, तो धीरे धीरे वो बच्चा जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो नाम है, ऑक्यूपेशन मतलब एक उम्र में एक इंसान ने करने वाले काम। तो 2-2.5 पे चम्मच पकड़ना, उठना, बैठना, चलना, देख के चलना, लाइन पे चलना। तो यहाँ से वो थेरेपी चालू होते होते वो कैटेगरीज बच्चे हैं। को, हाँ, एज अप्रोप्रिएटली जैसे बाकी जो न्यूरोटिपिकल बच्चे बढ़ते हैं, उस वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बढ़ा जाए। तो फिर स्कूल जाने के पहले एक जगह पे बैठना, पेंसिल पकड़ना, बुक में लिखना, बोर्ड पे से करना, नहाना, कपड़े पहनना, जूते, काफ़ी बार जूते बकल नहीं डाल सकते, वो बकल वाला जो, तो वेलक्रो वाले शूज़ होते हैं। काफ़ी बच्चे बटन नहीं कर सकते, तो उनको वेलक्रो। तो काफ़ी सारे एडेप्टेशंस जो हम लोग बोलते हैं। तो अगर हमारी भाषा में बोला जाए, जब हमको नज़र कमज़ोर होती है, हमको ये अडेप्टेशन मिलता है। वैसे ऑटिस्टिक बच्चों को छोटी उम्र से जो भी उनको दिक्कतें होती है, उनको अगर अडेप्टेशंस दिया जाए, तो वो अपना काम अपने तरीके से सिखाया काम कर लेते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना वो और बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल सही कहा दर्शना जी ने। वो तो है, उसके साथ आपने जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें बोली, जैसे डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, तो उसमें खाना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, तो ये जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो है ही, वो आपको गाइड करेंगे अच्छी तरीके से। बट उसके साथ-साथ मुझे ऐसे लगता है पेरेंट्स जो होते हैं, उन्होंने ना क्या करना चाहिए कि मैंने खुद ये आज़माया मेरे केस में, कि मैंने मेरे बेटे को कभी भी खुद के हाथ से खाना एक उम्र तक खिलाया, 3 साल तक, उसके बाद हमने बंद कर दिया। मैंने खुद ही वो स्टॉप किया। मुझे बहुत दुःख होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट धीरे-धीरे मैंने उसे खुद ही दे दिया कि ठीक है, घर फैलाता है तू, करो, तुम्हारी पूरी फ्रीडम है, लेकिन आप अपने हाथ से खाओगे। और आज ये दिन है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, इवन दो मैं कोई रेस्टोरेंट में गई हूँ, कहीं पे भी गई हूँ, कि कोई किसी ने बुलाया है खाने पे, तो उनके घर पे भी गई हूँ, तो वो खुद के हाथ से स्पून से खा रहा है। तो ये मेरी अचीवमेंट उस इसमें हुई। अब कहीं हम बाहर जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, कहीं थेरेपी सेंटर जा रहा है, तो उसकी पर्सनल एक बैग होती है, जो मैं कभी कैरी नहीं करती हूँ, और कोई करे तो उसे गुस्सा आता है। तो वो उसे अभी वो पैटर्न बन गया ना, जैसे हमने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो उसका पैटर्न बन गया। तो वो मैं उठाती ही नहीं, वो खुद ही उठाएगा। उसके शूज़ वो खुद ही पहनेगा। मैं उसे आज तक मैंने उसे शूज़ खुद नहीं पहनाए। एक लेवल, एक एज था, 2 ढाई 3 साल तक मैंने किया, उसके लिए हर चीज़ की। पर मैंने धीरे-धीरे सोचा कि मैं ही खुद ये बंद कर देती हूँ। तो पेरेंट्स ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो खुद पे इतना ये आप कंट्रोल रखिए कि नहीं, ये करेगा। आज भी देखा है कि बहुत बड़े बच्चे हैं, 20-20, 25-25 साल के बच्चे आते हैं सेंटर्स में, तो उनकी जो मॉम्स रहती है वो उनकी बैग कैरी करती है। कोई उनके अगर केयर टेकर है तो वो उनकी बैग कैरी नहीं, वो कर सकता है। आपने उसे उस काबिल नहीं समझा, आप समझिए उसे दीजिए वो चीज़ करने के लिए, वो खुद करेगा। आज मेरा बेटा अगर कहीं जा रहा है तो उसके कपड़े में से पैसे निकाल के देती हूँ उसे, और वो भी जानबूझ के उल्टे
फोल्ड करके देती हूँ। तो उसे सीधा करके पहनना है, ये उसे धीरे धीरे सिखाया मैंने कि सीधा ही करो तभी पहनो, तो ही हम बाहर जाएंगे। तो उसने वो चीज़ अडॉप्ट की, तो वो उसका पैटर्न बन गया। तो जैसे ही वो पैटर्न बना ना, तो मेरे लिए चीज़ें ईज़ी हो गई कि हाँ ठीक है। तो वैसे ही है, चैलेंजेस मुझे भी है। आज भी मतलब सूसू पॉटी के लिए मुझे काफ़ी चैलेंजेस है, बट आज नहीं है वो। धीरे-धीरे मैंने बहुत कोशिश की कि पिक्चर्स के थ्रू, पैटर्न्स के थ्रू, एक्टिविटी को नंबर्स दिए हमने। तो उस नंबर्स के थ्रू हम उसे सिखाए कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। तो वो जो एटलीस्ट बेसिक एक्टिविटी है, कहीं अगर मैं सपोज़ अगर मैं नहीं हूँ या बीमार हूँ, तो मेरे अगर ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ बाबा, खुद के कपड़े अगर मम्मी नहीं दे रही है तो मैं खुद निकाल के पहन सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें ना आप उनके ऊपर डालो, वो प्रेशर डालो। जब तक हम अगर हमें स्विमिंग सीखनी है, तो हम जब तो तक हमारे साथ भी जी, हमारे साथ भी यही हुआ है। तो अगर हमें स्विमिंग सीखनी है, तो अगर पानी में हम कूदेंगे तब कूदेंगे तभी। पता चलता है। तो वैसे ही है ये, मेरे लिए तो ऐसा अनुभव रहा है। और बढ़िया। जैसे जैसे मैं जी, जानते जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों के एफर्ट समझ में आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन एक बड़ा चैलेंज होता है, ऐसे भी जनरली भी। और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाना कैसा रहा, या चैलेंजिंग था, या आज भी वो मुश्किल है या नहीं है? तो अगर हम ऑटिज्म ये शब्द को देखा जाए तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर या सोशली इंटरैक्शन चार लोगों में। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो इम्पैक्टेड होती है। तो ऑटिज्म में जैसे मैंने बोला कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, आपको एक ऐसे इंसान, बच्चा, टीनेजर, एडल्ट मिलेगा जो बहुत सारी बातें कर रहा है, कभी कभी बहुत तथ्य वाली बातें, कभी कभी बेफिजुल की बातें। उसके साथ चलते 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 आपको ऐसे भी मिलेगा कि जो बिल्कुल बात नहीं कर सकता, आवाज ही नहीं निकाल सकता, दैट इज नॉन वर्बल। सो पूरा वो एक होता है। और इसके बीच में भी काफी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात कर लेते हैं बट फ्रेजेस में, मतलब छोटे छोटे वाक्यों में बात कर लेंगे, जरूरत छोटी छोटी बातें अपने हाँ अपने काम की अपने चीज़। काम की, मतलब जैसे अगर हम कॉन्वर्जेशन बोले, संभाषण हम जब बोलते हैं, जब हम कर रहे हैं, हम विस्तार में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम हर एक चीज को बहुत ही खोल के और एक्सप्लेन करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये कभी कभार करना ऑटिस्टिक अडल्ट्स के लिए मुश्किल होता है, उनके लिए कि एक वाक्य में बोल दिया, खत्म हो गया, आप समझ लो। उसी लेवल पे मैंने काफी सारे बच्चे, जिसमें मेरा खुद का बेटा भी इन्वॉल्व है, जिसको स्क्रिप्टेड लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ। जैसे वरुण जब छोटा था तो एकोलेलिक था। काफी बच्चे जो ऑटिस्टिक है वो एकोलेलिक होते हैं, मतलब बोली हुई बातें दोबारा रिपीट करना। आपका नाम क्या है, तो बोलेगा आपका नाम क्या है, और फिर बोलेगा मेरा नाम वरुण है। तो वो सवाल दोहराएंगे, या जो सामने वाला बोलता है वो वापस दोहरा के अपना जवाब देंगे। वैसे करते करते वरुण ऑगमेंटेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, जिसको हम पिक्चर बुक अल्फाबेट, तो मैं 20 साल पुरानी बातें करूंगी, आजकल की नहीं। आजकल बहुत सारे फैसिलिटीज Apps है, है। एप्स है। राइट। 20 साल पहले एक बोर्ड पे कीबोर्ड बनाती थी मैं, अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड। तो A to Z, 0 to 1, 1 to 0, यस एंड नो, इतना एक बोर्ड पे लिखती थी। और वरुण मेरी उंगली लेके IWANT वांट, और मैं ये बोलती थी। जैसे वरुण ने आई पे उंगली रखी तो मैं बोलती थी आई। तो अभी जो ऐप करता है, आवाज करके एक ऐप है, जो ये करने पे आवाज, मशीन से आवाज आवाज निकलती वो है। आप किया करती थी हाँ, मैम। क्योंकि मेरे बेटे को एकोलेलिक था, तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं बोलूंगी, वो बोल रहा है, तो वो जो लिखा रहा है या दिखा रहा है, अगर मैं वो बोलूंगी तो वो बोलेगा। वैसे करते करते वरुण ने फ्रेजेस बनाना स्टार्ट किया। वो स्कूल में आंसर पेपर भी ये बोर्ड के हेल्प से लिखता था, और उसकी स्कूल की टीचर वो बोर्ड लेके उसके साथ बैठती थी। और तभी हम लोग, कई बार हम लोग को लगता था कि शायद हम उसको सही जवाब बता रहे हैं, वो टीचर्स को भी लगता था, क्योंकि वो खुद करते थे। तो अगर हम उसको गलत जवाब के यहाँ पे लेके जाते तो बड़े गुस्से से हमको देखता था, और वापस फिर सही। तो तब कहीं रियलाइज होता था कि हाँ, इसको सही जवाब आता है। और टीचर्स को, और ये खुद टीचर्स अपने क्लास में करते थे। मैं स्कूल नहीं जाती थी, वरुण अकेला जाता था।
वहां से धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो सीरियल्स में डायलॉग्स बोले जाते हैं या ऐसे जो भी होता है, तो ये अभी काफी बड़े होने की बात है, मतलब जब वरुण टीनेजर था। माँ हूँ, 24 घंटा पचर पचर तो करूंगी ही, ज्ञान बांटे बगैर तो मेरी दिन खत्म नहीं होगी। तो काफी बार वरुण ने एक बोला था कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझ। और ये सेंटेंस के बाद मैं चुप। अब ये डायलॉग उसने कहीं तो सीरियल में सुना होगा, बिल्कुल। उसने वहां से उठा के मुझे ये दे दिया। और वो भी हाँ, बहुत मतलब to the perfect point, timing हाँ। अब इसमें मैं हंसू, पर ये एक जरिया है कम्युनिकेट करने का। अब किसी और को बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है, राइट? तो कम्युनिकेशन का कोई फिक्स नॉर्म नहीं है कि हम ऐसे ही बात करें, इसी भाषा में बात करें। हाँ, अब हम जाके उसको फिर धीरे धीरे मैंने बोला कि थोड़ा प्यार वाले टोन में बात करो, फिर वो थोड़े प्यार वाले टोन में बोलिए कि मेरी कमजोरी, वर्ड ये पूरा। तो अभी वो धीरे धीरे वो सीख गया कि भाई टोन के हिसाब से, अगर ये वाला टोन हुआ तो गुस्से वाला साउंड होता है, थोड़ा प्यार से बोलूंगा तो सामने वाला मुस्कुरा के सुन भी ले, तो ये स्क्रिप्टेड हो गया। तो वो खुद की लैंग्वेज नहीं बना रहा, पर जो सुनी हुई है वो सही जगह पे, और ये भी कम्युनिकेशन है। और इसके जरिए वो सब जगह अकेला घूमता है, कॉलेज गया है, ऑफिस गया, मेट्रो से घूमना बहुत पसंद है, तो वो कर रहा है और जितना हो सके वो कर लेता है। एक बार उसको पूछा गया था कि अगर कुछ अड़चन आती है तो क्या करते हो, तो कहा एक तो मैं ध्यान नहीं देता, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मम्मी या पापा से फोन पे बात करके वो सॉर्ट कर लेता हूँ, या तो फिर छोड़ ही देता है वो कि नहीं भाई इसको नहीं समझ में आ रहा है, तू जा, मैं मेरे रास्ते में मेरे रास्ते, तो वो अपना निपट लेता है। पर कम्युनिकेशन का कोई ऐसे फिक्स कोई ढांचा नहीं नहीं होना वो, चाहिए, हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी सहूलियत से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बात करे, और सामने वाले को अगर समझ में आया तो जो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो चलो भाई, जरूरी नहीं है कि तुमको मेरी भाषा आनी चाहिए। ये मेरा टेक है। ऑब्वियसली परफेक्ट। बिकॉज हमारे टाइम पे इतनी सारी फैसिलिटीज थे ही नहीं, तो जो था उसमें जो कर पाए और जो कर सका वो सब कुछ कर लिया, उसमें से कुछ ना कुछ तो बना। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया तो अब क्या, नहीं, कुछ और कुछ और कुछ और, फिर उसमें से वो बच्चा भी कुछ और दे देता है, तो फिर वो हाथ पकड़ के, फिर जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन बोर्ड से लेके अब हम काफी सारे ऑप्शंस देते हैं कि आपको ये क्या लगेगा, तो वो फिर धीरे धीरे वो उसने अपने जहन में रखा, अब जरूरत पड़ने पे वो यूज कर लेता है, तो वैसे हो रहा है। बिल्कुल, हम वरुण पे भी आएंगे, वरुण पे 2 बार आएंगे। पहले बात करते हैं साइधर की। जी। साइधर के केस में देखिए अभी कैसा है ना, कम्युनिकेशन हम मानते हैं कि जरिया है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये काफी स्मार्ट होते हैं, इन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो आपसे कैसे निकलवाना है, कैसे लेना है, ये सारी स्किल्स अभी सारी माएँ जो होंगी वो एग्री करेंगी कि यस, उनके स्किल्स बहुत अपग्रेडेड होते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो मतलब स्पेसिफिकली जो 9-10 साल के बच्चे हैं, तो उनमें होता क्या है ना कि अभी जैसे कि दर्शना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उस टाइम पे उन्होंने जो एफर्ट्स डाले, जो आज ऐप कर रहा है, वो टाइम पे वो कर रही थी, हाँ, ये ठीक है। मामूली बात। आज अभी हमें क्या हुआ, हमें सब बना बनाया मिल गया, ऐप मिल गए, बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स स्टोरीड एप्लीकेशंस है जहाँ पे आवाजें नहीं आती है बट म्यूजिक ब्लिंक होता है या फिर लाइट्स ब्लिंक होती है, तो अब भी बच्चे ग्रास्प कर लेते हैं या कभी रिएक्ट कर देते हैं आवाज में। तो वो हमें बना बनाया मिल गया, मशीन इंटरप्शन हो गए, ठीक है। अब बच्चे इतने स्मार्ट है ना कि वो सिर्फ वो वाला काम का ऐप नहीं देखते, अच्छा, आजकल हमारा जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है यूट्यूब, वो उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो यूट्यूब पे वो नहीं देखेंगे तो कुछ और देखेंगे, तो उससे जो बच्चे एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं, सीखते भी है, एक एडवांटेज भी है, एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एडिक्टेड हो जाते हैं कि कंटिन्यूअसली आप मोबाइल दो तो खाना खाएंगे। ये हमारे भी बच्चे भी वही कर रहे हैं, आजकल नॉर्मल बच्चों का भी आप लोग न्यूरोटिपिकल बच्चे वो भी वही कर रहे हैं, तो ये हमें दिक्कत आ जाती है। और फिर पेरेंट्स का होता क्या है ना कि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल है, अगर उससे भी कम पड़े तो हमारे पास मार्केट में, ये तो मैं मार्केट ही बोलूंगी, आई एम सो सॉरी ये वर्ड यूज करने के लिए, बट इसका ना बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है ऑटिज्म के ऊपर। थेरेपिस्ट
जो है वो करते ही है। सब अपने आप को इतना एडवर्टाइज करते हैं कि 900 वाले बहुत अच्छे थेरेपिस्ट, जो 500 चार्ज कर रहे हैं वो कम ग्रेडेड थेरेपिस्ट, ऐसे भी चल रहा है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके एफर्ट्स कम डाल के वो लोग डिपेंड रहते हैं थेरेपिस्ट क्या करेंगे, थेरेपिस्ट अच्छे थेरेपिस्ट के पास भेजो। और फिर उनके सोशल ग्रुप्स होते हैं, फिर सोशल ग्रुप्स में अगर किसी ने बताया अरे मेरे बेटे का ना स्पीच आ गया, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो उनके पास ना 4-5 महीने हमने सेशंस लिए तो उसका ना थोड़ा थोड़ा स्पीच आया, बट उसके रीजंस अलग होंगे, ये हमें नहीं पता होता है, फिर हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, हम वहाँ भागेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही है। दर्शना जी के टाइम पे वो ब्लेस्ड थी कि ये चीजें नहीं थी, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। और उस टाइम पे उनके पास क्या था, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन खुद जाके ढूंढी। जब हम खुद गोता मारते हैं तब हमारी होड़ी बराबर आगे से जाती है। बट इस चीज में हमें हो रहा है कि लोग कैसे सब अवेलेबल है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बच्चों के साथ ये करें वो करें, लेकिन हम ना एक टाइम पे उनके साथ 10 एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। उसमें हमें लगता है कि एक तो काम कर जाएगा, बट क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंटरप्ट हो जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं 10 चीजें रोज उसके साथ ट्राई करी, वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो कम्युनिकेशन में ये होने के बाद ना हम जब ये सब कुछ ट्राई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे ना हम पे भी बैकफायर हो जाता है कि हमें ज्यादा हम लोग ज्यादा चिड़चिड़ करने लगते हैं कि अरे इतना समझा रही हूँ, इतना कर रही हूँ, इसे समझ में नहीं आ रहा है, इसे ये नहीं हो रहा है, ये ग्रास्प नहीं कर रहा है, इसकी स्पीच ही नहीं आ रही है, स्पीच ही नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, मैंने भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की कि इसकी स्पीच ही नहीं आ रही है, स्पीच ही नहीं आ रही है। बट मैंने अगेन इस भी केस में मैंने मेरा नजरिया बदला और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है, जब आनी है तब आ जाएगी। बट अब जो चीजें मुझे उसे सिखानी है वो मैं अलग अलग तरीकों से उसे सिखाती हूँ। जैसे कि उसे पिक्चर्स देख के समझ में आ रहा है तो पिक्चर्स, कोई वीडियो देख के समझ में आ रहा है तो वीडियोस दिखा के मैं उसे समझा रही हूँ। मेरी चीजें बन रही है, उसका भी काम हो रहा है, हम दोनों के रिलेशन में एक पीस वाला बैलेंस है वो मेंटेन हो रहा है। कम्युनिकेशन हम करते क्यों है, क्योंकि हमारे बीच की जो भावनाएं है उसकी लेन देन हो, तो वो लेन देन हमारे बीच में अभी अच्छी चल रही है। तो मुझे यही मतलब बाकी भी पेरेंट्स को यही बोलना है कि आप ना, अगर आपके बच्चे के पहले प्रॉब्लम को समझो कि उसे क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो रही है, क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्या हम उसे ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को फाइंड आउट करके एक ऐसा सोल्यूशन बनाओ कि आज मैं ना एक हफ्ता उसे एक ही चीज सिखाऊंगी और उसके पीछे जी जान लगा के लग जाओ। एक हफ्ते में नहीं, 2 दिन में सीख जाते हैं, इतने ये लोग बहुत फास्ट होते हैं। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी कैपेबिलिटी को ना हम क्यों कम समझ रहे हैं, हमसे भी ज्यादा 10 गुना आगे है वो लोग। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे बेटे को ना पहले उसे पराठा बहुत पसंद है, तो उसे मैंने ऐसा कुछ ग्लूटेन फ्री वगैरह उसने मैं पहले बहुत पढ़ी थी, बट फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है ग्लूटेन वूटेन से, वो उसे सब अच्छा ही, उसे कुछ हाइपर एक्टिविटी उसकी वजह से नहीं है उसे। तो मैंने ना उसे पराठा जब भी उसे चाहिए होता है तो वो कैसे करता था कि बहुत इरिटेशन में रोता था, ये करता था। तब मैंने उसे जब बताया कि पराठे के लिए हमें बाउल लेना होता है, फिर आटा लेना होता है, ये ना एक हफ्ता किया, तू भी आटा गूंद, तो उसमें क्या होता है, उसे सेंसरी एक्टिविटी भी मिल गई। फिर उसके बाद उसने देखा, कंसंट्रेशन भी हो रहा है कि यहाँ से आटा ले रहे, यहाँ से बाउल, पानी भी लेना है। अब उसे जब भी पराठा खाना होता है ना, वो बाउल से लेके तवा रखने तक गैस पे वो सारी चीजें वो करके देता है और मैं सिर्फ बनाने का काम करती हूँ। तो मीन्स वो हमें ना अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आप एक जब अच्छा कुक भी तैयार कर रही हैं। जी हाँ और तो दर्शना जी है ही मुझे गाइड करने के लिए बाद में। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी, पर मैं एक बात बताऊं, हमारे टाइम पे जो था वो एक पेरेंट दूसरे पेरेंट का पकड़ा हुआ हाथ और एक पेरेंटल इंस्टिंक्ट। आज क्या हो रहा है, हम सिर्फ बच्चे से क्या करवाना चाहते हैं उस चीज के पीछे 10 पेरेंट्स भागे कि आपके बच्चे ने बोला तो मुझे भी मेरे, नहीं, आपका बच्चा क्या कर सकता है उस पे ध्यान रख के जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो चीज इस्तेमाल करो, क्योंकि उसने वो किया फिर इसने ये किया। वो डॉक्टर शॉपिंग जो आजकल हो रहा है ना, इसके वजह से अभी लोग पैसे दे रहे हैं तो दुकान तो खुलेंगी, दैट इज द लॉ ऑफ
और नेचर आपने इससे पहले भी बताया कि हर बच्चा अलग-अलग है। हर बच्चा अलग है। तो जैसे ऑटिज्म में बोला जाता है, इफ यू हैव सीन वन चाइल्ड विद ऑटिज्म यू हैव सीन जस्ट वन। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा, उसकी ज़रूरतें अलग होगी। जैसे हम इंसान हैं, हम अपने आप को नॉर्मल न्यूरोटिपिकल कहलाते हैं, पर हम फिर भी अलग हैं, बिल्कुल, राइट? मैं सारी बातें नॉर्मल नहीं है। हाँ, नहीं मतलब अगर हम अलग-अलग प्रोफ़ेशंस फ़ॉलो करते हैं, जी, हम स्कूल से चॉइसेस हर होती कोई 80% नहीं आया है, इसका मतलब कि हम आज लाइफ़ में बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे स्कूल के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लड़के पनिश होते थे, वो विद गॉड्स ग्रेस आज बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ़ में। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्लास के बाहर इन्होंने क्या सीखा कि उनको आज ये मुकाम मिल गया। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड या आपके मार्क्स ये नहीं डिसाइड करते कि आप ज़िंदगी में आगे कल क्या बनने वाले हो। जी, मैंने भी बहुत पनिशमेंट झेली है स्कूल में। राइट मैम, जब कोई भी चीज़ अगर करते जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो आसान हो ही जाती है। सो आप लोगों ने मार्केट में जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं या जो थेरेपीज़ हैं आपने उनका ज़िक्र किया। स्कूल्स का क्या रवैया होता है ऑटिस्टिक बच्चों के? ओके, अगेन 2 डिफरेंट अप्रोच रहेंगे। सॉरी मैं स्टार्ट इसीलिए करूँगी क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, मुंबई में स्टार्ट, मैं महाराष्ट्र तक नहीं पहुँचूँगी, वो वरुण की फर्स्ट बैच थी। तो वरुण के बैच से सर्व शिक्षा अभियान के नीचे ये हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको बेसिक स्कूल की एजुकेशन और उसको एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम उम्र बच्चों में बढ़ने का, खेलने का एक अधिकार है। पढ़ाई लिखाई बाद की बात, बिकॉज हम लोग नर्सरी, प्ले ग्रुप, सीनियर, जूनियर में बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। ABCD, एप्पल, कलर्स, अप डाउन, यही होता है। तो वरुण का वो फर्स्ट बैच था और मैं बोलूँगी कि मैं और वरुण बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थे कि हमें एक बहुत अच्छा सेटअप मिला। वरुण मलाड के वीटी इंटरनेशनल स्कूल में था, जहाँ पे हमको बोला गया था कि जो सवाल मुझे पूछे गए थे वो बड़े अजीब थे कि क्या वो मारेगा? क्या वो काटेगा? क्या वो नोचेगा? और मैं सोचती थी ये सब वो क्यों करेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि तब तक मेरी स्पेशल एजुकेशन की मैंने एक जो मेरी डिग्री थी वो मेरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि आप स्कूल में बाहर बैठोगे। तो मैं 6 घंटा क्लासरूम के बाहर बैठती थी, एक बेंच हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अगर वो टीचर से नहीं सँभल पाया तो। और चूँकि मैंने कहा कि वरुण बहुत ब्लेस्ड था, उसको इतनी अच्छी टीचर्स मिलती गई कि 1-2 महीने में वो टीचर ने कहा कि ही इज़ गुड, आप क्यों बैठे हो? और वहाँ पे एक सिस्टम था, बड़ी सिस्टम, जो आज भी यूज़ होता है। तो वरुण के क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम मुक्ता था और वो पता नहीं कैसे वरुण को मैनेज नहीं कहूँगी, बट वरुण सारी उसकी बातें मानता था। तो वरुण को अंदर बिठाया जाता था, वो बाहर बैठती थी। वरुण को जो वो टीचर आती थी और ये सब बच्चे जो वरुण के क्लासमेट्स थे ना, वो वरुण की स्ट्रेंथ्स थे। आज अगर वरुण पूरा एजुकेशन कर पाया है तो उसमें टीचर्स, थेरेपिस्ट वो सब ने तो काम किया, पर वो जो बच्चे थे ना उसके साथ, हर बार मैं जब बोलती हूँ मुझे बड़े रोंगटे आते हैं, वो उसकी शक्ति थी। उन्होंने वरुण को सिखाया, उन्होंने वरुण को समझाया, उन्होंने वरुण को दुनिया के तरीके सिखाए, उन्होंने वरुण को सिखाया कि जहाँ पे ख़त्म होता है, तो पेज पलटना है, क्लास में किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। अगर पेरेंट्स कंप्लेन भी करते थे, तो वो पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन करते थे कि मेरी बेटी ने कहा था कि वरुण उसका स्विमिंग पूल से आने के बाद जो शैम्पू यूज़ करता था, तो नेक्स्ट टाइम वरुण की मम्मी को बोलना उसके लिए शैम्पू भेजे। ऐसे नहीं कि वो मेरा शैम्पू क्यों यूज़ कर रहा है। कि आप वरुण की मम्मी को बोलो ना कि वो वरुण के लिए भी शैम्पू भेजे, क्योंकि स्विमिंग के बाद तो कंप्लेंट्स नहीं आते थे। वरुण को तब मुझे लगा कि अच्छा मेरे बेटे को शैम्पू भी चाहिए। तो फिर वो सनस्क्रीन, तो वो सारी चीज़ें तब पता चली कि अच्छा मेरे बेटे को भी वो सारी चीज़ें चाहिए जो बाकी के क्लासमेट्स यूज़ कर रहे हैं। उसी क्लास में वो पढ़ा लिखा, उसी स्कूल में वो कम्युनिकेशन बोर्ड का इस्तेमाल करके वो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाने के बाद उसको और एक बेहतर टीचर मिले जिन्होंने उसकी ज़िंदगी से वो बोर्ड ही हटा दिया और उसको हम जैसे लिखते हैं वैसे पेपर लिखाया और वरुण ने वो भी कर लिया। तो मैं बोलूँगी स्कूल से जहाँ वरुण
बढ़ा, फला। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए मुझे बाहर बिठाया गया क्योंकि उनको पता नहीं था कि वरुण क्या करे, एंड मैं उसमें कुछ गलत नहीं समझती क्योंकि मैं माँ थी, मुझे क्लास के अंदर अलाउड नहीं था तो मैं बाहर बैठती थी। आज का सिनेरियो बहुत अलग है क्योंकि मैं इस फील्ड में काम भी करती हूँ। आजकल हर स्कूल का कंपल्सरी है कि हर बच्चे के साथ, उसको ज़रूरत हो या ना हो, उसके साथ एक शैडो टीचर क्लास में उसके साथ बैठती है, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है। मतलब अदर देन स्कूल फीस और एकेडमिक फीस और बाकी सारे खर्चे के साथ ये प्लस 20 to 25,000 पर मंथ सिर्फ बच्चे के साथ क्लास में बैठ के बोर्ड से कॉपी करना या जो भी रूटीन होता है वो कराते हैं। जो मेरे टाइम पे वरुण के जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने बिना पैसे लिए करवा लिए। तो ये तभी और अभी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें गलतियाँ कुछ पेरेंट्स की भी है, गलतियाँ कुछ थेरेपिस्ट की भी है, गलतियाँ कुछ स्कूल की भी है, क्योंकि आज कोई स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। और क्यों नहीं लेना चाहता, वो सवाल पूछना गलत है या सही है ये नहीं मैं जानती। एज अ पेरेंट, जब आप एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो एक ऑटिस्टिक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ अड़चने हैं तो जैसे हमारे टाइम पे जो भी क्लास में डिफिकल्टीज आती थी, ऐसे नहीं कि बहुत आसान था, बहुत डिफिकल्टीज आती थी। वरुण को दीवार पे पिक्चर्स चिपकाए जाते थे कि आपको ये नहीं करना है, दूसरों के पेंसिल्स नहीं लेने हैं, दूसरों के रिबन्स को नहीं छूना है, दूसरे बच्चे को नहीं छूना है। ये सारे पीछे उसके लिए एक पिक्चर बुक होता था और ये सारा टीचर, थेरेपिस्ट और मैं, ये हम तीनों का मिलके एक टीम एफर्ट होता था। पर अभी बहुत चैलेंजेस है। एक, बिकॉज बच्चे बढ़ गए हैं, स्कूल्स को चाहिए कि ये सारा सब कुछ कौन करेगा, स्पेशल एजुकेटर्स बहुत महंगे हो गए हैं, स्कूल के पास जगह नहीं है, स्कूल के पास पैसे नहीं है। आई थिंक और अविशी और भी सारे, बिकॉज वो फिलहाल उससे गुजर रही है। हाँ, मैं जा चुकी हूँ। तो मेरा टाइम वॉज स्ट्रगल था क्योंकि वो था ना कि हमको ये फैसिलिटी बरकरार रखनी है। सर्व शिक्षा अभियान के नीचे जो बच्चों को अधिकार मिल रहा है, जो रेगुलर स्कूल का जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। क्योंकि वरुण ने स्कूल से बहुत कुछ सीखा, न्यूज़पेपर पढ़ना। आज भी वरुण की सुबह न्यूज़पेपर, बिकॉज वो सारे स्कूल से उसको मिला। उसको वरुण बहुत अच्छा गाना गाता है, वो भी मुझे पता चला जब वो स्कूल में उसने अपने आप से कंपटीशन में पार्ट ले लिया था। उस कंपटीशन का कुछ हुआ बुरा उसके साथ, मतलब कुछ अच्छा ये नहीं हुआ, बट उस पे वरुण को कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर वो और गाना बेहतर करने लगा, वो और अलग अलग स्टेज पे गाने लगा। बट यस, उसको बहुत सुंदर टीचर्स मिली जो आज भी वरुण को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करती है। अभी भी वरुण के जहाँ पे स्टॉल्स आते हैं, लगते हैं, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की टीचर्स वो स्टॉल्स पे आते हैं कुकीज़ लेने, वरुण से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मुझे मैसेजेस भेजेंगे कि बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा स्टूडेंट ये सब करता है। तो आज भी वो मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स है और कितने सालों से ये है। तो आई थिंक मैं बहुत लकी थी और मेरे टाइम पे थोड़ा ये ओपन माइंडेडनेस था। लोग, आई वुड से, चैलेंजेस बच्चों के थे, बट वो टीम एफर्ट होता था। अभी क्यों नहीं हो रहा है वो, अविश्री? अभी तो हॉनेस्टली अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मैं तो ये कहूँगी कि अभी तो हमें स्कोप ही नहीं है कि हम हमारे बच्चे के लिए ये ड्रीम कर सके कि वो नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। ठीक है, बाद में वो पढ़ेगा लिखेगा वो तो बात की चीजें है, बट वो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी की शुरुआत तो करे, जाए तो सही। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिस एरिया में रहती थी बोरीवली में, मैंने 17 स्कूल्स में विजिट किया और 17 के 17 स्कूल ने मुझे बाहर निकाला कि हम नहीं ले सकते आपके बच्चे को। उसे ऑटिज्म सुनते ही भगाते थे। एक स्कूल ऐसा मुझे पता चला, XYZ स्कूल है, वो लोग पहले लेते थे ऐसे बच्चों को जो स्लो लर्नर्स है विद शैडो टीचर। अगेन इन ब्रैकेट, शैडो टीचर तो होनी ही चाहिए, वरना तो अदरवाइज अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मैंने कहा कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है, फाइनेंशियली आई एम नॉट स्ट्रांग, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला आप आके बैठो, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन वो लोग उस बैच, जिस साल मैं गई ना, उसी साल उन्होंने वो बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कंप्लेंट करने लगे।
ये ना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ नहीं है, ये हर एक उस पेरेंट ने एक्सपीरियंस किया हुआ है जो अपने बच्चे को चाहता है कि स्कूल में जाए। बट जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्कूल में एडमिशन मिले, तो इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसे बच्चों का तो स्पेशल स्कूल होता है, क्योंकि हमें एक कैटेगरी में डाल दिया गया है स्पेशल स्कूल के। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे कि बोला गया है सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत, मीन्स उस अभियान के अंदर सारे बच्चों को हक है शिक्षा का। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ शिक्षा का भी हक हमें मत दीजिए, नहीं चाहिए शिक्षा का हक। हमारे बच्चे उससे भी बहुत बढ़िया और बेहतरीन इंसान ऑलरेडी है जब से वो बॉर्न हुए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी होती है हर इंसान को, जब वो सोशलाइज होने की अपॉर्चुनिटी, जब वो इंसान सब चार लोगों में जाता है, तब उसे पता चलता है ना कि अरे इसे स्कूल बोलते हैं, इसे क्लासरूम बोलते हैं। इस डेस्क पे ना बैठ के हम लोग कुछ लिखते हैं, ये टीचर होती है जो आती है हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम जब प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो हमें नेशनल एंथम के लिए खड़े होना, ये हम कहाँ सीखे? हम तो स्कूल में ही सीखे ना, प्रेयर्स के लिए खड़े होना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। ये सारे दोस्त जिनके हम लोग मतलब मुझे याद है शार्पनर और रबर से भी हमारे झगड़े होते थे। तो मतलब ये कहाँ से सीखेंगे हमारे बच्चे ये? और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसमें भी जैसे इन्होंने कहा कैटेगरी है वर्बल से लेके नॉन वर्बल तक। तो जो नॉन वर्बल का जो ग्रुप है ना, जिसमें अभी फिलहाल मेरा बेटा है, वन वर्ड बोलता है कभी कभी, बट वो नॉन वर्बल सुनते ही तो और ही उनका हो जाता है कि बोलता भी नहीं है तो वो बोल भी नहीं सकता। मतलब एफर्ट्स किसी को नहीं लगाने हैं, सबको अपनी स्कूलें चलानी है। मतलब स्कूल नहीं है जैसे कि कोई मार्केट का ये ही है कि हाँ यहाँ ये शॉप में ना सब कुछ बहुत अच्छा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इस शॉप में ना, मतलब स्कूल की भी कैटेगरीज होती है। अब तो कितने सारे कैटेगरी, हमारे टाइम पे तो सिर्फ स्टेट बोर्ड ही हमारे लिए सब कुछ था। तो मतलब ये सब कुछ हुआ है। अब इस भाग दौड़ में, इस कंपटीशन में हम हमारे बच्चे को कहाँ जगह दें? स्कूल तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए और उनको जगह जो मिलती है वो स्पेशल सेंटर्स में ही मिलती है, स्पेशल स्कूल में ही मिलती है। अब वो बच्चा स्पेशल स्कूल में जा रहा है तो सेंटर में ना, सेंटर वाले उसे सेंटर की तरह ही ट्रीट करते हैं, वो स्कूल की तरह ट्रीट नहीं करते। मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी का, मुझे ये बताना है कि फर्क क्या होता है। अगर बचपन से मेरी माँ ने मुझे स्कूल में डाला ही नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता ना कि वो स्कूल है, वहां पे सोशली ऐसे बिहेव करना है। बच्चे जब सेंटर में जाते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ऐसे ही बोल के लेके जाते हैं कि थेरेपी के लिए जाना है। स्कूल ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है ही नहीं, मैं उसे कैसे विजुअलाइज करूंगी? या यही तो दिक्कत है हमारी कि हम विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास इनपुट भी तो जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा जब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है? तो आजकल की मतलब आजकल की जो जनरेशन जो चल रही है ना, वो बहुत कंपटीशन के लेवल पे चल रही है। तो उसमें अगर हमारे बच्चे जाके बोले कि हमें स्कूल में एडमिशन दो, जगह दो, तो नहीं मिलती। आप मैं ये सबको, मीन्स हर एक को चैलेंज कर दी हूँ कि कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एक ऑटिस्टिक नॉन वर्बल बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से। आज के डेट में कोई ऐसा स्कूल नहीं है। सीधा बोल देते हैं कि स्पेशल स्कूल में चले जाओ। और स्पेशल स्कूल में होता ये है कि हमारे बच्चे उनके ही जैसे बिहेव करने वाले, उनके ही तरह थोड़े बहुत प्रॉब्लम होने वाले बच्चों को ही देख रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि उनको ऑब्जर्व करके वो भी, मतलब वो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उनको देख के उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि क्यों नहीं हम उन्हें नॉर्मल, हमारे दुनिया में हम उन्हें क्यों नहीं जगह दे सकते? क्यों नहीं हम उन्हें ट्रीट कर सकते नॉर्मल बच्चों की तरह, सो दैट वो देखे। अब जैसे वरुण के केस में क्या हुआ, वो ब्लेस्ड था, उसने सब वो देखा, उसे अपॉर्चुनिटी मिली, हर एक कदम पे अपॉर्चुनिटी मिली। और बच्चे ना, जो बच्चे होते हैं ना, बड़ों से काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये मैंने देखा है। एक छोटा सा एक इंसिडेंस आपको बताऊंगी कि ना मतलब मैं ऐसे ही एक दिन, मतलब ये इंसिडेंस मैं हर जगह बताती हूँ। मैं एक दिन पार्क में गई थी, वहां पे ऐसे ही बच्चे थे, टीनेजर्स ही थे, नॉर्मल, वो लोग अपना बर्थडे मना रहे थे। और मेरा बेटा है, उसे मैं स्वीट्स नहीं देती। हम लोग उसे जैगरी या फिर स्वीट का
सब्स्टिट्यूट जो भी हो, जो अच्छा हेल्दी ऑप्शन हो वो देते हैं। तो उसे ना केक बड़ा पसंद है, तो केक देख के ना वो उसका बहुत कुछ हो जाता है। तो वो ना केक उसने देखा और वो पूरे ग्रुप के अंदर घुस गया, वो केक में ही उसने मुंह डाल दिया। तो वो लोगों ने बहुत हंस के लिया इस चीज को। अगर हम जैसे और कोई बड़े होते, कोई अंकल आंटी या कोई भी ऐसे एजेड लोग होते या हमारे एज के भी कोई होते, तो क्या बोलते, अरे क्या है, इसकी मम्मी को समझ में नहीं आता, उसने केक हमारा बर्बाद कर दिया। लेकिन उन बच्चों ने इतने स्पोर्टिंगली लिया ना, और उसे वो लोग उल्टा उसे और केक लगा रहे थे, और हम उन्होंने एंजॉय भी किया। तो मुझे ऐसे, मैंने उन्हें बोला भी कि मैं नया लाके, नहीं 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 आंटी ठीक है चलेगा ना, क्या होता है। वो लोगों को समझ में आया। तो आप सोचिए कि वरुण के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। जब जब वो उसे जरूरत थी उस सपोर्ट की, उस एक बोलते हैं ना एक बैकिंग की, तब वो उसे मिली। हमारे बच्चों को वो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, स्पेशल स्कूल में जा रहा है। और आपके मतलब जानकारी के लिए, ये सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्पेशल स्कूल्स की फीस भी स्पेशल ही होती है। मेरा अनुभव है, मैं 3 साल तक एक ऐसे रेप्यूटेड स्कूल में मैंने उसे डाला था, जहाँ पे मैं पर मंथ 25,000 to 30,000 सिर्फ उसकी फीस देती थी पर मंथ। क्या शिक्षण और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमें 25 से 30 हजार रुपए एक बच्चे के देने पड़ते हैं। और हमारे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट और अगर कोई सोशल कॉज के लिए जो लोग काम करते हैं, तो उन्होंने ना ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सेंटर ऐसा खड़ा हो जाए जहाँ पे पेरेंट्स को गाइडेंस भी मिल रही है, या कोई स्कूल में ही हमें कोई एक विंग दे दे कि चलो बाबा आपको यहाँ पे 1-2 फ्लोर दे दिए हैं, बच्चे प्रेयर के लिए और सोशल गैदरिंग के लिए एक साथ आएंगे। बट जब शिक्षा की बात आएगी, तो शिक्षा के लिए आपको अलग ही रखना है ना। आपको ये लगता है कि उन बच्चों की वजह से न्यूरोटिपिकल बच्चों को कुछ भी हार्म हो सकता है, तो आप उन्हें शिक्षण जब लेते हैं, वो शिक्षा लेते हैं, क्लास में कुछ सीखते हैं, तो आप उन्हें अलग रख दीजिए, इन्हें थेरेपी सेंटर में भेज दीजिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं। सोचने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। बट इस मामले में ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन इससे इम्पैक्टेड है अभी के डेट में। ये ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी आएगा। बट अब का क्या, इस जनरेशन का क्या जो ये फेस कर रही है। मेरा बेटा आज तक स्कूल गया ही नहीं है। मतलब मेरा क्या, मैं तो बोलती हूँ, मैं सारे पेरेंट्स जो हमारे ग्रुप में है वो नहीं भेज पाते। कोई कोई लोग तो थेरेपी सेंटर भी भेजने से डरते हैं, क्योंकि बच्चे के, मैंने जैसे बोला हम लोगों ने कि हर एक बच्चा अलग होता है, तो उसके क्या टेंट्रम्स है, उससे क्या मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, ये सोचने में ना, ये ध्यान देने में सिर्फ पेरेंट्स ही देते हैं। टीचर्स हर एक बच्चे को पर्सनली नहीं देख सकते, ये सारी दिक्कतें आती है। तो बच्चों का स्कूलिंग ऐसा एज सच होता नहीं है। इसीलिए आपने जब स्कूल बोला ना, तब हम दोनों भी हंस पड़े इसी चीज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन होना चाहिए। और मैं तो सारे जो पेरेंट्स हैं जिस इस चीज से इम्पैक्ट हुए हैं, मैं तो कहती हूँ सारे साथ में आइए, कुछ एक सोल्यूशन निकालेंगे। अगर हम अपील करेंगे तो सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है। ये अभी होता क्या है कि गवर्नमेंट लेवल पे काफी कुछ चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। बट अभी अगर हम मुंबई में देखा जाए तो कितने स्कूल्स हैं, कितने बोर्ड्स हैं। अब ये एक पर्सनल, मुझे लगता है कि हम हर चीज को गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, बिकॉज काम करना बहुत है, लोग संख्या बहुत है। ये इंडिविजुअली अगर हम कुछ कर सके ना एज अ सिविलियन, तो इसमें फर्क पड़ सकता है। नहीं, Because सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज मुझे बतानी है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की है जी। जैसे मैम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, है। आपको एक बात मैं बताती हूँ, जैसे कि हम पहले से ही ये चीज को पकड़ के आपको बता रहे हैं कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग अलग होता है। है। ठीक है, अगर मेरे बेटे में सेंसरी इश्यूज ज्यादा है, तो किसी को ऑडिटरी स्टिमुलेशन की ज्यादा जरूरत है। किसी को ऑडिटरी से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसे सेंसरी से अच्छा लग रहा है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, जिसे ब्लर डिफरेंस है बच्चों में। बट वो हमें कब पता चलेगा, जब हम बच्चों के साथ काम करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तब हमें ये पता चलेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट एनजीओज भी है, जहाँ पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैंने एक एनजीओ ओपन हुआ था, उन्होंने बहुत आगे आके सारी चीजें, कांदिवली में ही था वो, उन्होंने स्टार्ट की थी। 2 महीने सिर्फ उन्होंने काम किया, और उनके पास क्या प्रॉपर्टीज थी पता है आपको? एक जिम बॉल था, एक मैट थी, ठीक है,
तो ये जिम बॉल और मैट का ना तरीका बहुत पुराना हो चुका है। अब बच्चों में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, और ज़्यादा हमें एडवांस होना चाहिए। वो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी उस स्कूल में या उस इसमें नहीं मिलती, इसीलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अदर थेरेपी सेंटर में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें 800 रुपये 900 रुपये पर सेशन भरना पड़ता है। तो ऐसे है, और वो ना एनजीओ ने बहुत कोशिश की कि बच्चे है कैसे आएंगे, बट सिर्फ बॉल से ही थेरेपी करना है तो पेरेंट्स घर पे कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एफर्ट्स डाल के नहीं आएंगे। आप कुछ ऐसा एडवांस कीजिए जिससे बच्चों को उनका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो मिले थेरेपी थ्रू, और वो इम्प्रूव करे। तो वो जो है ना, वो लैकनेस है, मैं वो उस लैकनेस की बात कर रही हूँ। अवेलेबल होने के लिए ऑन पेपर तो सब कुछ अवेलेबल होता है, बट रियलिटी क्या है, वो रियलिटी चेक उसे ही पता चलता है जो एक्सपीरियंस करता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया गवर्नमेंट स्कूल में जाके, और वहाँ के टीचर्स है ना, उन्हें ऑटिज्म के अंदर की जो चीज़ें, जो बेसिक हमें अभी हमने आपको बताई, वो भी चीज़ें इतनी इन डेप्थ पता नहीं होती है। वो हमें क्या लालच देते हैं पता है आपको? आप अगर तुम्ही मीन्स मैं सॉरी मराठी प्लीज मराठी में हाँ जी, तो वो मतलब एक स्कूल है जहाँ पे मैं गई थी, गवर्नमेंट स्कूल है, स्पेशल स्कूल है। तो मैंने स्कूल का हाल देखा, ठीक है। बेंचेस ऐसे है ना, आप बैठ भी नहीं सकते, आप बैठ भी नहीं सकते। आप मुझे सोचिए, इनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं होती, कोई बच्चा बड़ा, कोई छोटा, कोई मतलब बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो उन्हें बैठने के लिए ठीक से बेंचेस भी नहीं है। चलो बैठने का छोड़ो, टीचर्स जो है ना, वो एक टीचर 8 बच्चों को संभाल रही है एक क्लास में, कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे 1-on-1 रेशो में हम पेरेंट होके नहीं संभाल सकते, आप 8 बच्चों को कैसे एक टीचर संभालेगा? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई, प्लस नॉलेज उनको ऑटिज्म से पता है, लेकिन उसमें ऑटिस्टिक बच्चा भी बैठ रहा है, उसमें एडीएचडी वाला भी, हाई जो एकदम एक्सट्रीम हाइपर है वो भी बैठ रहा है, उसमें ब्लाइंड भी बैठ रहा है, उसमें डीप भी बैठ रहा है। कैसे होगा? आपको अलग कर कैटेगरी में रखना चाहिए ना उन बच्चों को, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट स्कूल की हालत है। बट जस्ट मैम ने बोला कि हो रहा है, तो मैंने सिर्फ जस्ट रियलिटी चेक देने के लिए बोला, क्योंकि ना रियलिटी सबको पता होनी जरूरी है इसके लिए। नहीं बिल्कुल। इनफैक्ट मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी बात को रोक रहा हूँ। अगर एज अ सोसाइटी हम हमारे बच्चे स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, या बस में साथ में ट्रैवल करने वाले लोग, या बिल्डिंग में साथ खेलने वाले बच्चे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी एज अ सोसाइटी अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जैक्टली और कोई एहसान भी नहीं है, जस्ट कि हम उन्हें अपना पार्ट एक्सेप्ट करें और हम उन्हें उतना ही मौका दें जितना हम अपने दूसरे बच्चों को देते हैं, तो क्या इससे भी फर्क पड़ेगा? जैसे 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। अब मेरा बेटा स्विमिंग उसे बहुत पसंद है, विदाउट फ्लोटर जब वो स्विमिंग करता है तो मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरा बच्चा ओलंपिक जीत गया, ये मेरी खुशी है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि स्विमिंग तो उसे बहुत पसंद है, और काफी मतलब मैं तो बोलूँ ना 70% बच्चों में मैंने देखा है उन्हें पानी से खेलना बहुत पसंद आता है, ये वाटर बेबीज होते हैं। तो ना पेरेंट्स के लिए दिक्कत क्या आती है कि स्विमिंग क्लास ढूंढना। अब नॉर्मल बच्चे के साथ अगर मेरा बेटा स्विमिंग के लिए जाएगा तो कॉमन इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगी, तो उसे पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन चाहिए, क्योंकि वो पानी के अंदर होगा ना। इसीलिए जब नॉर्मल बच्चे को मैं क्लास में लेके जाती हूँ या स्विमिंग के लिए लेके जाती हूँ, तो उसके चार्जेस जो होते हैं ना, वो 1000 रुपीज 1500, और वो इजीली आसपास अगल बगल कहीं पे भी मुझे मिल जाएगा। कोई भी स्विमिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगी या कहीं पे भी, तो वो मुझे क्लासेस अवेलेबल है। बट बात आती है मेरे स्पेशल बच्चे की, तब अगर मुझे उसे सिखाना है, सीखने की इच्छा है, हमें सिखाने की इच्छा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? हम जाते हैं ना, तो वो कोच जो है वो बोलेंगे ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या आपका बच्चा का, सब सुन लेते हैं। फिर बोलेंगे एक काम कीजिए, आप ना 9 बजे आ जाइए रात को, या फिर 8 बजे आ जाइए। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोलेंगे कि बाकी के बच्चों के साथ नहीं ले सकता ना मैम, उसे पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, ऐसा। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपके असिस्टेंट है ना, उन्हें बोल दीजिए ना इसके ऊपर ध्यान, और मैं भी रहूंगी साथ में। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, बाकी के बच्चों को इम्पैक्ट होता है। ये चीज है, यहीं पे आता है एक्सेप्टेंस, यहीं पे आता है इन्वॉल्वमेंट। हम उन बच्चों को
अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे। अगर सपोज आप सोच के देखें, अगर मेरे भी बच्चे को उसी तरह से ट्रीट किया गया और अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी, ऑब्वियसली वो पानी में रहेगा तो किसी को साथ में रहना जरूरी है फॉर अ सेफ्टी। लेकिन अगर उसे दी गई अपॉर्चुनिटी, 1-2 हफ्ते में हमारे बच्चे पिक कर लेंगे। मैं ये हर बच्चे के बारे में बोल रही हूँ ना, मतलब मेरे बेटे के बारे में नहीं, मुझे इतना विश्वास है हर बच्चे को स्विमिंग पसंद है। मीन्स मोस्ट ऑफ मैंने केसेस में मैं एनालिसिस करती रहती हूँ कि किसको क्या पसंद आता है, कैसे करते हैं क्या। फ्यूचर में मेरे काम नहीं तो किसी और के काम तो आ ही जाएगा। तो वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए जिक्र किया मैम, क्योंकि वरुण का जो एक्सपीरियंस रहा है अपने स्कूल के दोस्तों के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जैसा आपने बताया। तो वरुण का जैसे स्विमिंग, मैंने जब इन्होंने जो कहा, तो वरुण का स्विमिंग थेरेपी के लिए स्टार्ट हुआ था। ओके, कि 20 साल पहले बाकी कुछ फैसिलिटीज, पर सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए स्विमिंग बहुत अच्छा होता है। और एक मेरा मानना है कि अ, आत्मनिर्भर जी। एक वर्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है मेरी जिंदगी में, मेरे लिए। तो मेरे बेटे को स्विमिंग पूल में पुश करने के पहले मैंने खुद स्विमिंग सीख ली। फिर 2-2.5 साल का वरुण मेरे साथ स्विमिंग करने लगा। फिर वो कोच था जो 10 लोगों के साथ वरुण को सिखाता था, क्योंकि उसकी माँ भी उसके साथ पानी में है। करते करते वरुण ने स्विमिंग सीख लिया। फिर स्कूल में एज अ पार्ट ऑफ वो पीटी एक्टिविटी उनको 1 मंथ का स्विमिंग का कैंप ही होता था। और चूंकि वरुण को 2.5 साल की उम्र से स्विमिंग, हम लोग का दिन शुरू होता था स्विमिंग से, जो मैं और वरुण साथ में करते थे। तो चूंकि वो, मुझे ऐसे लगा कि बिकॉज इन्होंने सही कहा कि द मोमेंट हम बोलेंगे कि स्पेशल है सबके लिए, वो कि सेफ्टी, एक इंसान की सेफ्टी, मतलब अगर मैं डूब रही हूं, मैं बचाओ बचाओ चिल्ला के खुद को बचा लूंगी, ऐसे अज्यूम किया जाता है। और स्पेशल नीड खुद को कैसे बचाएगा, बिकॉज हर कोई नहीं जानता कि स्पेशल नीड लोगों के साथ कैसे काम किया, पर मैं तो जानती हूँ, वो मेरा बच्चा है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहली चीज किया था कि स्विमिंग सीखना। स्विमिंग सीखी, फिर वरुण, मैं और वो बाकी का पूरा वो जो गैंग बच्चों का होता था, मैं मेरा स्विम करती थी और वरुण सीख रहा है वो बच्चों के साथ। इट इज अ वेरी ग्रेजुअल, मतलब बहुत टाइम लगा वरुण को उनका रूल्स रेगुलेशन समझने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज किया और वो कल हुआ, बट वही है कि मैं एज अ पेरेंट, मुझे ऐसे लगता है कि बाहर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उन सब से पहले मैं क्या कर सकती हूँ और मेरा बच्चा क्या कर सकता है, और हम कब कब, और ना अगर हम चलना चाहते हैं ना और हम चलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। तो जैसे स्कूल की बात हुई या व्हाटएवर, तो इट इज कि सबके कान खड़े हो जाएंगे, बिकॉज ये अलग है। अभी थोड़ा लोगों का देखने का, एटलीस्ट आजकल लोगों ने ये शब्द सुने हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी, एलडी, एमआर, आईडी, ये आजकल लोगों के डाउन सिंड्रोम, हम लोग कितने खुले, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इस विषय में। बिल्कुल। 20 साल पहले ऐसे खुलेआम न्यूज़पेपर में छप के भी नहीं आता था, राइट? सिर्फ स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में आजकल छप के आता है, लेकिन उन्होंने कहा स्पेशल ओलंपिक्स, कितने हमारे बच्चे स्विमिंग जाते। हाँ, कुछ फैसिलिटीज है जो बहुत अच्छी है और उसके लिए पैसे भी बहुत लगते हैं, और एनजीओज है जो स्पॉन्सर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्विमिंग पूल्स है, गवर्नमेंट स्विमिंग पूल्स है, जहाँ पे स्पेशल बच्चे लेते ही नहीं है। जैसे वरुण अभी बीएमसी कांदिवली का जो बीएमसी स्कूल है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, कितने सालों से वहाँ पे कर रहा है। पहले जीएससी में था, फिर जीएससी बहुत महंगा हो गया हमारे लिए, तो हम लोग ने कांदिवली, गोरेगांव में एक स्पोर्ट्स क्लब है जो स्पेशल नीड बच्चों को लेता ही नहीं है। डूब गया तो ठीक है भाई, नहीं हम और कहीं जाएंगे। तो एक है कि सी फैसिलिटीज है, अड़चने आने वाले हैं, बस खटखटाते जाना है, कुछ ना कुछ तो निकल कर पक्का आएगा। खुलेगा। यही मेरा, मतलब ये मेरा देखने का जरिया है। इनफैक्ट आप ही का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ना सिर्फ आपने वरुण के लिए बल्कि और भी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो आप जिस एनजीओ से एसोसिएटेड हैं। तो बेसिकली मैंने नहीं किए, मेरे पहले जो बाकी पेरेंट्स थे, लीना मोडक है, पारुल कुमटा है, चित्रा अय्यर है, अब बबीता राजा है, इनके बच्चे मेरे बच्चे से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, 10, 7, 8 साल। तो जब ये पेरेंट्स जब नए यंग थे, तो एक सवाल था कि या सिर्फ हमारे बच्चे ऑटिस्टिक है, क्योंकि तभी मैंने जब बात कर रहे थे, मैंने बोला कि जब मैंने फर्स्ट टाइम गूगल किया
ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इन इंडिया, तो अमेरिका, यूएस, जापान सब जगह पे था, पर इंडिया में कुछ नहीं था। तो तभी फोरम फॉर ऑटिज्म ये एक घर में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे उनका आइडिया ये था कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को सक्षम करे अपने बच्चे को समझने के लिए, सिखाने के लिए, बड़ा करने के लिए, कौन सी थेरेपी सही है, कौन सी गलत है, कौन गलत काम कर रहा है कोई। तो वहां से ये फोरम फॉर ऑटिज्म चालू हुआ और आज हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं। और मैं प्रेसिडेंट के तौर पे अभी कुछ 7-8 साल से इस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को एक जहाँ से मुझे कुछ मिला और अब मेरे पास कुछ देने का टाइम है, तो मुझे वो करना चाहिए। तो पहले 10 साल मैंने काफ़ी कुछ एनजीओ से सीखा है, बिकॉज़ वर्कशॉप्स होते थे, दिल्ली से लोगों को बुलाया जाता था, बाहर गाँव से लोगों को बुलाया जाता था। वो सीनियर पेरेंट्स खुद बात करते थे, जैसे इन्होंने कहा कि ग्लूटेन फ्री डाइट, तो क्या होता है ग्लूटेन फ्री डाइट, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारी जानकारी, बिकॉज़ तभी मेरे पास और कोई ज़रिया ही नहीं था। ना मोबाइल था, गूगल था, पर वो सिर्फ़ कंप्यूटर पे खुलता था। और सबसे बड़ी बात फोरम की वो होती थी कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से मिलता था, तो मैं एक अपनी शक्ति बना रही थी। क्या बात। आज भी अगर मैं वीक फील करती हूँ तो मेरे पास, मैं मेरी बहन को फोन नहीं करूंगी, मेरे भाई को, वो है मेरे साथ। पर कभी कभार होता है ना कि किसी ऐसे से बात करनी है जो मुझे समझ सकता है, जो कोई बोलेगा कि नहीं दर्शना कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये नहीं सुनना मुझे। हाँ दर्शना कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये मुझे कोई, तो वो एक दूसरी पेरेंट ही है जो मुझसे बोलेगी। और आई थिंक मैं और अविश्री भी ऐसे ही मिले फोरम के थ्रू, बिकॉज ये फोरम पहले सिर्फ, वैसे देखा जाए तो हम सिर्फ मुंबई के लिए ही है, बिकॉज पेरेंट्स हैं हम, हमारी थाली वैसे भी पहले ही भरी हुई है, उसमें से हम वक्त निकाल के दूसरे पेरेंट्स के लिए काम। पर अभी व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए हमारे इतने ग्रुप्स है कि इंडियन पेरेंट्स जो बाहर गाँव है, यूएस में है, या वहाँ पे भी उनको जो दिक्कतें होती है, वो हम व्हाट्सएप पे कोशिश करते हैं कि हम सलाह दे, या ये मैंने किया था। तो वैसे हर एक ग्रुप में आई थिंक 400-500 पेरेंट्स हैं जो पता नहीं कहाँ से हैं, बैंगलोर, उदयपुर, जयपुर, असम, उड़ीसा, मतलब आप कभी कभार फोन आता है। और मैं तभी, इसीलिए मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे, अच्छा मुझे थेरेपी के लिए ना सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन जाने को पॉसिबल है, क्योंकि थेरेपी इतनी दूर है कि 7-8 घंटा ट्रैवल करना है, मेरे घर के आजू बाजू में थेरेपी है ही नहीं। तो जब वो सुनती हूँ ना, तो फिर लगता है कि नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थेरेपी है। मतलब आई नो महंगी है, पर हफ्ते में 2 दिन तो मैं लेके जा पा रही हूँ। जहाँ पे एक पेरेंट बोल रहा है कि पैसे है, पर थेरेपी आजू बाजू में 7 घंटा रोज कौन ट्रैवल करेगा थेरेपी के लिए। तो ये सारी किस्से कहानियां होती है, और हम जितना हो सके, जैसे अभी नेक्स्ट सैटरडे को एक हम हमारे यहाँ पे एक सबसे बढ़िया काम जो होता है, हम लोग पहले उसको पेरेंट टू पेरेंट बोलते थे, P2P, अभी हम लोग ने उसको चाय पे चर्चा बोला है। तो एक पेरेंट और काफी सारे पेरेंट्स आते हैं, और मेरा अनुभव कि ये हुआ, और ये मेरा बेटा आज कर रहा है, तो ये मेरी जिंदगी है, ये ऐसे। तो नेक्स्ट सैटरडे एक पेरेंट आ रहा है जिसकी बेटी स्पेशल ओलंपिक्स में, आई थिंक वेट लिफ्टिंग के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली। तो काफी पेरेंट्स को जानना है कि स्पेशल ओलंपिक्स होता कैसा है, क्या करना चाहिए, तो वो आके अपनी जानकारी देने वाले हैं, तो बाकी के पेरेंट्स को पता चले कि अच्छा आपने ये किया, वो किया। तो फोरम बेसिकली यही करता है कि फॉर द पेरेंट बाय द पेरेंट। और आज अभी तो सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन, वो भी जुड़ने लगे हैं। खुद ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स है जो बड़े हैं और काम करना चाहते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। अभी कंपेनियंस के ऊपर काम हो रहा है कि दोस्ती क्यों हम, जैसे जब वरुण छोटा था तो मैं चाहती थी कि वरुण के दोस्त होने चाहिए, तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि न्यूरोटिपिकल लोग, बच्चे उसके फ्रेंड्स बने। पर फ्रेंडशिप भी ना एक गिव एंड टेक होता है, वो सिर्फ गिव 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 नहीं होता, नहीं। कुछ वरुण के तरफ से भी जाना चाहिए। तो फिर वो बहुत ही, मतलब मैं किसी वरुण के हम उम्र से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि सडनली उसने बहुत ही सहनशील, और नहीं, वो बच्चा है। फिर मैंने सोचा काफी टाइम के बाद, जो वरुण का बेस्ट फ्रेंड है, जो वो कहता है, वो बहुत, मतलब अभी वो कौन सा मूवी है, सितारे जमीन पे तो मुझे पहली बार लगा, मुझे महसूस हुआ कि वो दोस्त वरुण के लिए क्या है। मतलब वो पहले तो चाहता था कि उसके साथ मूवी देखे, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि टाइमिंग्स जुड़ नहीं पा रहे थे।
और फिर उसने क्या किया, उसकी और उसके वो फ्रेंड की फोटो थी, उसको बड़ी करवाई, उस पे उसका ऑटोग्राफ लिया, और उसका एक टी शर्ट है वो क्या है वो, सितारे अपने रन फॉर ऑटिज्म। ना द मूवी, सितारे नो सितारे जमीन पे नहीं, अभी जो नई मूवी में की, तन्वी द ग्रेट। तन्वी द ग्रेट नहीं, बास्केटबॉल की जो मूवी है, मैं नाम भूल जा रही हूँ, सितारे जमीन पर। हाँ, सितारे अच्छा, पर ही सॉरी है। सॉरी हाँ। सॉरी, इतने सारे नाम हैं। तो उसमें वो बाकायदा वो उसका फोटो लेके थिएटर में, और उसको ना वो मूवी की पड़ी थी कि अब मेरा फ्रेंड आएगा, अब मेरा फ्रेंड आया, अरे उसे गोल किया, और वो पूरे हॉल में गोल, एंड मैं वरुण गोल नहीं है, वो शॉट है, आई एम लाइक पर किसी को पड़ी नहीं है, एंड ही स्क्रीमिंग। तब मुझे लगा कि ये इंसान इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि मेरा फ्रेंड मूवी में है। और वो मैंने वरुण को शायद इतना खुल के मुस्कुराते हुए, शायद मतलब वो ऐसे है कि मेरा दोस्त मूवी में है, और वो लेके बैठा था कि मेरा दोस्त है, हम लाइक ठीक है भाई, तो ये दोस्ती है। और वो दोनों दोस्त कैसे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बाजू में बैठेंगे और चैट करेंगे, और ये कॉन्वर्जेशन है। पर ठीक है ना, ये दोस्ती है, ये उनकी दोस्ती है। वो दोस्ती का डेफिनेशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्ती अलग है। मेरी और मेरी दोस्ती जो होती है, हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, हम हालचाल पूछते हैं, कॉफी पे मिलते हैं। पर ये लोग शायद, उनके लिए ये मायने नहीं रखता। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे क्रॉस करने के टाइम पे, या एक दूसरे काफी बार ओवरनाइट स्टेज के लिए जाते हैं, तो उसका जो फ्रेंड है इसके लिए तकिया लेके आएगा। तो ऐसी कुछ उटपटांग सी चीजें करते हैं, बट दिस इज स्वीट, एंड आई डोंट नो कब तक करेंगे, बट है फ्रेंड्स एक्चुअली। हाँ। तो मैं वही बोलूँ कि ये सब कुछ एनजीओ से मिला है, और ये फोरम फॉर ऑटिज्म से हुआ है, यहीं से शक्ति मिली है, यहीं से हुआ है कि जो भी है, जैसा भी है, कर लेंगे। ये सब उन्हीं से मिला, और अब कोशिश है कि मैं ये दे पाऊँ बाकी पेरेंट्स को, जो मुझे मिला, जो एक लाइट मिली, कि कोशिश करके देखते हैं ना, अगर नहीं हुआ तो फोरम है जो साथ में खड़ा रहेगा, नहीं हो रहा है तो 10 पेरेंट्स जाके एकेडमिक कंसेशन लेके आए, एनआईओएस में नहीं हो रहा था, 10 पेरेंट्स जाके एनआईओएस में कंसेशंस मांग लिए। अभी ये सारी फैसिलिटीज है, क्यों? क्योंकि तभी दिक्कतें आई, तभी फोरम ने जाके साथ में खड़े रह के, और ये पेरेंट्स ही है, कोई और नहीं आएगा। तो आप ही को खड़े होके अपने लिए लड़ना है, ताकि थोड़ी जिंदगी बाकी 100 के लिए आसान हो। और इसीलिए हम ये बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम 10 बार गिरे, हम 10 बार उठे, हम 100 बार रोए, हम 200 बार फिर खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो इंसान मुझे देख रहा है, और वो जीने का तरीका मुझसे सीख रहा है, बस। और बाकी पेरेंट्स को भी यही करना है। आप बोलिए, आप कभी बार मतलब अभी तो बच्चा फिर भी छोटा है, पर आजकल के कितने टीनेजर्स को बड़ा करना इतना मुश्किल कि उनको देख के कभी लगता है कि मेरा बेटा काफी सॉर्टेड है, उसको पता था कि उसको लाइफ में क्या करना था। वरना आजकल के पेरेंट्स पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ तो बिल्कुल नहीं रहा है, बस पूरा दिन ये करता है। और मैं थे कि हाँ, वरुण 4 बजे उठ के अपना आप पढ़ लेता है, वो उसको एक सिस्टम डाला हुआ था, वो खुद उठ के मुझे उठाता था। मतलब सबसे बड़ा जोक है कि हम लोग बोलते हैं ना कि फिक्सेशन, 4 बजे का अलार्म बंद करने के लिए वरुण 3:55 को उठ के बैठता है। अब तो मैं मिलूंगा वरुण से। हाँ, कुछ और मैं बोलती थी भाई सो, हम लोग अलार्म बंद करके और 5 मिनट सोते हैं, स्नूज पे डालते हैं। तो नहीं, ये 3:55 ये को उठ के एक बैठे पैटर्न होता है। हाँ, उस उनको पैटर्न का अगर उन्हें ये हो गया ना, आदत पड़ गई ना, जैसे मैंने आपको बोला ना पहले कि मेरे बेटे को अब एक पैटर्न लग चुका है, तो वो पैटर्न मेरे लिए अच्छा है। और तो वो वैसे ही आई उसे थिंक वो भी 4 बजे का अलार्म बंद करना हम्म। इतना जरूरी है उसके लिए, वो 3:55 को जाग जाएगा, खुश रहे। और हम 8 बजे का अलार्म लगाकर 8:30 बजे उठ। नहीं, मैं तो 9 बजे भी उठ सकती हूँ वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमारे घर में हम 3 हैं, और हमसे सबसे ज्यादा सुलझा हुआ वरुण है। मतलब अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम सीधा उसके रूम में उनको लेके जाते हैं, बिकॉज वो एक रूम होता है जो सुलझा हुआ है। हाँ, बाकी मतलब हाँ बैठो ना, तब तक बाकी का सेट कर रहे हैं। हाँ सिर्फ मेरी वाइफ को पता है, सबके कॉल्स मिस होते हैं, मेरा अलार्म मिस होता है। मिस होता है ना। ये जो आपने वरुण की खासियतें बताई हैं, तो मैं तो फैन हो ही गया हूँ, हमारी ऑडियंस भी हो गई है। इनफैक्ट हमारी ऑडियंस के लिए मैं चाहूँगा कि आप वरुण के बारे में थोड़ा और बताइए कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, बिकॉज आई वांट। ओके, सो स्टार्ट में यहाँ से करूँगी कि वरुण कभी लोगों को लगता है कि एक इंस्पिरेशन है,
और हाल ही में उसने बोला है कि मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूँ, आई एम लिविंग अ लाइफ, आई एम नॉट एन इंस्पिरेशन, इफ यू फील आई एम एन इंस्पिरेशन दैट इज योर प्रॉब्लम। तो ये हाल ही में उसने बोला ना, आई वाज लाइक कि जो ओके, अपने में बड़ी बात है। हाँ, अब बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हर कोई ना, आप बहुत इंस्पिरेशन हो, आप इंस्पायर करते हो, और उसके लिए मैं एक करियर हूँ और मुझे एक पैशन है। जैसे मेरे पास एक नौकरी है और मुझे डांस करना पसंद है, तो मैं डांस क्लास जाती हूँ। तो एग्जैक्ट, एम आई एन इंस्पिरेशन? मैं अपना नो। काम कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से जी रहा हूँ। हाँ, तो ये इंस्पिरेशन है नहीं, तो फिर मैं क्यों इंस्पिरेशन हूँ? मैं भी तो वही कर रहा हूँ। आप भी ये अपना नॉर्मल करो। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो ये वरुण का अपना जीने का जरिया है। तो अगर मैं वरुण को इंट्रोड्यूस करूंगी, वरुण एक 27 साल का लड़का है, नौजवान, जो एक अपना खुद का क्लाउड किचन चला रहा है, जिसे हम बोलते हैं वरुण बेक एंड फ्लेक, जहाँ पे इंडियन मिलेट्स, नो शुगर, जैगरी बेस कुकीज और मफिन्स और ब्रेड्स बनते हैं। वो ये अकेला हैंडल करता है क्लाउड किचन, और वो एशिया का फर्स्ट इंडियन ऑटिस्टिक अडल्ट है जिसने फुल मैराथन 2020 में पहली बार रन किया है। टाइमिंग्स मुझे याद नहीं है, और उसके बाद काफ़ी सारे मैराथन्स भाग चुका है, और हाल ही में उसने बॉस्टन मैराथन, जो बेसिकली उसका एक ड्रीम है, जो अबाउट वर्ल्ड मेजर्स करके एक मैराथन होता है, जहाँ पे 7 अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके आप भागते हो 42 किलोमीटर्स। उसमें उसने बॉस्टन कर लिया है, अब बाकी के लिए हम जरिया ढूंढ रहे हैं। तो ये वरुण है, जहाँ पे ही इज अ बेकर बाय प्रोफेशन एंड अ पैशनेट मैराथनर। बस। तो फिर मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि वरुण आप इंस्पिरेशन हो। नहीं। वो हमारे लिए तो वो एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा है। हाँ, मैं बोलूंगी, मैं उससे देख के ये सीखी कि हर इंसान ने अपने काम के साथ अपना पैशन जरूर जिंदा रखना चाहिए। तो वो देख के, जैसे मैंने खुद अपना एक पैशन, मतलब जो भी मुझे करना है, मैं हर कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ। हम्म, बस। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा पर्सनल होगा शायद। वरुण अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल करे, वरुण खुश रहे, वरुण एक हेल्दी लाइफ जिए, इस कोशिश में आपने कितना कुछ खोया? खोया, आई डोंट लाइक दैट वर्ड, बट स्टिल बहुत सारे पैसे खो दिए। बिकॉज आपकी पर्सनल बहुत लाइफ ही है सारे, कि हाँ, नहीं तो मैं अपनी। इसीलिए मैं खोया, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी भी, बहुत सारे पैसे। बिकॉज अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ती तो शायद बहुत सारे पैसे कमा लेती, जी। पर आज मैं जो कमा चुकी हूँ ना, वो पैसों के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला खोया ये वर्ड। हाँ, तो मेरी खुद की एक पहचान थी, जो आज भी है। मैं तभी सॉफ्टवेयर में काम करती थी, वो छोड़ के मैं अभी मेरे लिए, मैं एक स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर हूँ, तो मेरे लिए अभी भी एक प्रोफेशन खुला है, जो वरुण ने दिखाया हुआ रास्ता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने, हाँ, मेरी जो पैशन ड्रीम, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना चाहती थी एक सॉफ्टवेयर प्रो, मतलब वो सॉफ्टवेयर में काम करना, या शायद मैं बहुत जगह घूमती, मैं बहुत सारे पैसे कमाती, ये सब कुछ करती, मैं वो नहीं की। पर यस, मैंने वरुण को बढ़ते देखा, धीरे धीरे गिरते देखा, खड़े होते हुए देखा, हारते हुए देखा, जीतते हुए देखा, मेडल्स को दिखाते हुए जीत देखा, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए देखा। इसके साथ मैंने पैसे भी कमाए, थोड़े बहुत, थोड़े कम। उसके साथ जिंदगी भी जी, उसके साथ शायद दूसरे न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स जितनी नहीं जी होगी, पर मैंने भी अलग किस्म से जी। तो वरुण के साथ, हाँ, मैंने काफी जगह, मेरे जवानी में काफी जगह नहीं देखी, पर हाँ, अभी ये लड़का मुझे काफी जगह घुमाता है, क्योंकि जहां जहां वो भागने जाता है, उसके साथ साथ, जैसे लद्दाख में देखा ही 2 बार, वो लद्दाख भाग के आया है। तो मैं लद्दाख गई हूँ, मैं बॉस्टन गई, अब और जगह जाऊंगी। तो बस मैं वही बोलूंगी कि हाँ, मैंने कुछ ज्यादा खोया नहीं, बस उसको देख के जीती रही, एंड आई थिंक आई हैड फन। सो इट्स अ चॉइस। तो अगर मैंने ये खुद डिसाइड किया था कि मुझे मेरी जॉब छोड़नी है, और इसमें मुझे मैंने कुछ ऐसे लगा नहीं कि मैंने कुछ गवाया है। पर अगर किसी को लगता है कि वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, वो उनका पर्सनल चॉइस है, और कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि क्योंकि आपका बेटा ऑटिस्टिक है, आपको नौकरी छोड़ के सब कुछ करना है। तो ये शायद थोड़ा अनफेयर होगा। तो उस इंसान को ये सहूलियत होनी चाहिए कि शायद 50-50 कुछ करे। सॉरी, बट मैं कुछ ऐड करना चाहती प्लीज हूँ यहाँ प्लीज। पे। क्या होता है ना कि
हमारे मराठी में ऐसा बोलते हैं की आपण सगळी सोंग आणू शकतो पण पैशाचं सोंग आणू शकत नाही. ये दुनिया जो है ना, हम कितना भी पॉडकास्ट में बोल ले, आई एम सो सॉरी, मैं हमारे ऊपर ही बोल रही हूँ, नहीं नहीं बट क्या है ना, पैसे के आगे हमें झुकना ही पड़ता है. आज मैं कितना भी बोल लूँ कि मैं मेरे बेटे के लिए ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन अगर मेरे पास पैसे ना हो ना, तो मुझे 2 रुपए की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा. पैसे का कम पैसे पैसे, हाँ. और इसमें ये होता है ना कि बच्चों को बड़ा करना है आपको. हर एक की फैमिली बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं होती है. मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, एक्सेप्ट करने में मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है. इनफैक्ट मैं अपने आप पे हर रोज प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे एजुकेशन, जितनी एजुकेटेड मैं आज हूँ, मैंने एमबीए किया है, एमकॉम किया, और भी डिग्रीज परस्यू कर रही हूँ साइड बाय साइड, बीएमएस किया. तो मुझे मतलब ना, कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं रहा. हम उस बैकग्राउंड से है. जब आप अपने आप को एक लेवल तक बना लेते हो, मैरिज हो जाती है, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ऑटिज्म है बच्चे को. अब आपका पूरा ध्यान जो है वो करियर से लेके आपके बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. जैसे मैम ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी ना इंसान की जो हालात होते हैं ना, वो जबरदस्ती से भी जबरदस्ती वाला काम कर देते हैं. मतलब जो हालात होते हैं ना, उनके सामने हमें झुकना पड़ता है. तो किसी के अंदर ये नहीं होता. अभी मेरे इन लॉज नहीं है, मेरे फैमिली में मेरी मॉम नहीं है, तो मुझे जो बड़ों का सपोर्ट होता है वो नहीं है. मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो सपोर्ट नहीं होता. तो मैं और मेरे हस्बैंड, अब दोनों जब हम कमा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हमारे करियर के फेज में होते हैं, तभी हमें हो जाता है फर्स्ट चाइल्ड. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाते हैं स्ट्रेट अवे, कि आप बच्चे को चूज करोगे कि आप करियर चूज करोगे. और उसमें भी अगर कोई ऐसे मतलब एक्सीजेंसी आ गई, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई घर पे है, काम ही नहीं कर सकता, बीमार पड़ गया, तो आप क्या करोगे? एज अ मदर मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना. बट मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे मेरे हर गिरते, जब जब मैं गिरी हूँ ना, तब तब मुझे जो सहारा दिया है वो मेरे भगवान ने ही दिया है. मैं बैंकर थी, मैं बैंक में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रही थी, मुझे प्रमोशन भी मिला था एज अ मैनेजर, बट वो प्रमोशन मुझे ठुकराना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे उस टाइम पे मेरी बेटी की हालत बहुत खराब थी, बहुत वो रिग्रेशन फेज में जा चुका था. तो मैंने वो जॉब छोड़ी. फिर मेरे सामने ये आया कि मैं अब क्या करूं. काम नहीं करूंगी तो कमाऊंगी कैसे? वैसे थेरेपी, चलो मैं घर में इसके एक्टिविटीज ले भी लूं, सोशलाइज होने के लिए कहीं ना कहीं पे तो जाना पड़ेगा. तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी में मुझे मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी आई सामने से, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला, वो भी बैंक से रिलेटेड ही है काम. और मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे भी मिली, मुझे जो सैलरी जितनी मिलनी चाहिए उतनी भी मिली, मैं सेटिस्फाइड हूँ. बट वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए. अब लोग जो होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी में बहुत डायनामिक रोल प्ले करते हैं कभी कभी. जिस कॉर्पोरेट में मैं काम करती हूँ, वहाँ के हर एक पर्सन को पता है कि मेरे बेटे की प्रॉब्लम ये है, लेकिन उसे समझना और उतनी लिबर्टी मुझे कुछ कुछ चीज़ों में देना, जैसे कि शिफ्ट चुनने का ये राइट्स, या फिर अगर मुझे कभी 2 घंटे जल्दी निकलना है, कुछ हुआ एक्सीजेंसी, तो समझ लेते हैं. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये हर एक औरत को नहीं मिलती. अब मैं एजुकेटेड उतनी थी, या उतनी डिग्रीज या उतना एक्सपीरियंस बैक एंड में मेरे पास था, वो मेरा डिपॉजिट बन के मेरे काम आया, तो मुझे वो जॉब मिली. हर एक पेरेंट को वो नहीं मिलता. तो वो पेरेंट्स क्या हो जाते हैं ना, फिर एक लेवल पे आ जाते हैं कि करियर चूज करना ही पड़ता है, क्या करूं. फिर वो थेरेपिस्ट दूसरों से लगाते थे, या किसी को घर में केयर टेकर रख देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो माँ अच्छी नहीं है, माँ माँ ही होती है, लेकिन ऑब्वियसली अभी उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है. दूसरे केस में ये होता है, मैं सब सिनारियों से बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को वो फील होना चाहिए कि हाँ, ये मतलब हमें भी समझ में आता है. दूसरा एक सिनारियो आता है, कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कि पेरेंट्स मतलब कि ये बच्चा ऐसा हो गया, तो दोनों में से कोई एक पेरेंट, बच्चे की फुल ऑन जिम्मेदारी आ जाती है, 100% केयर टेकर हो जाते हैं बच्चों के. तो बच्चों को ना दोनों की जरूरत है, माँ और बाप दोनों की. तो ये पेरेंट्स को, और ये मैं कहूंगी सारे मेल्स और फीमेल्स दोनों को समझना चाहिए. अगर फीमेल पूरे दिन घर में बच्चे का ख्याल रख रही है,
तो अगर फादर अगर आ रहे हैं जॉब से तो वो भी बच्चे के साथ 2 घंटे स्पेंड करे, क्योंकि पूरा दिन इनके साथ रहना, पूरा दिन इनको संभालना बहुत मुश्किल काम है। हम नॉर्मल मतलब न्यूरोटिपिकल बच्चे के भी पेरेंट्स जो होते हैं, जो मॉम्स हाउसवाइफ होती है, मैं तो कहती हूँ सबसे कठिन जॉब उनका ही होता है। पूरे घर को संभालती है वो, पूरे हर एक की चीजों को देखना, ये सादी बात नहीं है। और ये मुझे तब पता चला जब मैं घर रहने लगी, मैं मेरे बेटे को संभालने लगी, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ ही जाओ। इतने उसने मेरे शैम्पू बॉटल्स वेस्ट किए, इतने ऑयल तो ऐसा पूरा वो, मतलब पहले उसे वो सब कुछ था प्रॉब्लम्स, तब वो उसने बहुत कुछ किया हुआ है। तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स जो रहते हैं उनमें मेल को भी समझना चाहिए कि मेरी बीवी की ज़रूरतें क्या है, उसे मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसका सेल्फ टाइम, मी टाइम भी होना चाहिए। और ये मॉम को भी समझना चाहिए, अगर वो वर्किंग है तो काम के बाद अगर आप आते हो तो अपने बच्चे को उतना टाइम दो, उतना टाइम उसके साथ स्पेंड करो, उतना वो जो बॉन्ड है वो उसके साथ रखो बरकरार। तब आप अपने करियर को चूज भी करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक इसमें केस आ जाती है कि जब लोग करते हैं, मतलब एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे सब मॉम के ऊपर ही है डिपेंड, सब माँ ही कर रही है, बच्चे को थेरेपी भी लेके जा रही है, बच्चे के साथ हर जगह जा रही है, वो हर जगह कर करके वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। अगर थेरेपिस्ट ने बोला है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको स्वीट्स मत दो, आप उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करो, आप उसको अगर एक मतलब एक है बच्चा, उसे ना चिकन बहुत पसंद है, तो उसके जो दादा दादी है ना उसे रोज चिकन देते हैं, रोज रोज। मतलब वो लोग एक्चुअली ब्राह्मण, मतलब गुजराती, वो इससे है, वो लोग इतना खाते नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उस बच्चे को पसंद है, सिर्फ रोज लेके आते हैं, तो उसके आदत बन गई है। और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ, ज्यादा हाइपर हो गया वो बच्चा। तो जब वो माँ है वो स्ट्रिक्ट बन जाती है ना, तब वो जो उनके दादा दादी है ना वो बीच में आ जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक माँ अकेले कितना करेगी ना, तो एक लेवल आ जाता है जहाँ पे ना वो उनकी जो करने की इच्छा है ना वो खत्म हो जाती है। मैं अकेले ही कर रही हूँ ना, मैं बाकी लोग तो मुझे सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो मैं अकेले कितना करूँ। तो ये हो जाता है। तो फिर वो लेवल पे आने के बाद ना, फिर उस एक ही पर्सन जो एफर्ट डाल रहा है वो उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाता। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये माँ की ही जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, ये फैमिली की जिम्मेदारी है। अगर इसीलिए मैं बोल रही हूँ अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ये सोसाइटी की, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं खुद कुछ नहीं करूंगी, अब बाकी लोग ही मुझे समझ लो, ऐसा नहीं है। अगर वो भी समझे तो मेरी जिंदगी जो बेटर है उससे बेहतरीन हो जाएगी। तो मुझे बस उसके लिए बोलना है कि ये जो अवेयरनेस है ये सोसाइटी के लिए भी ज्यादा जरूरी है। और आजकल काफी फादर्स भी घर बैठने लगे हैं, मतलब हाउस हस्बैंड्स। मतलब एनजीओ में हमने काफी देखे हैं जो हस्बैंड्स, एक मेरे पहचान के हैं जो माँ डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो हॉस्पिटल जाती है, और हस्बैंड एडिटर है, फिल्म एडिटिंग। वो कम काम करते हैं पर घर से करते हैं, पर जितने बेटे की जरूरत है वो सब करते हैं। तो आजकल काफ़ी ये देखने में आया है कि हाउस हस्बैंड्स है, या काफ़ी फैमिलीज है जहाँ पे शिफ्ट्स में काम होता है कि माँ मॉर्निंग हाफ वर्क करती है फिर बेटे के साथ, तभी फादर इज तो नाइट शिफ्ट, और ऐसे करके। सो आजकल फैमिलीज और ये वर्क सिनेरियो के वजह से, पर जैसे अविशी ने कहा कि इट्स अ पूरे फैमिली का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी एक के बस की बात नहीं है वो, और सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर अवेयरनेस हो तो हर कोई अपना काम अच्छे से करे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे हम्म सोसाइटी हो। लेकिन आपको लग रहा है कि ये अवेयरनेस उस हद तक है, या क्योंकि हम जब भी हम कुछ किसी कॉज की बात करते हैं या कभी किसी सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें फिल्में ध्यान आती हैं कि ये फिल्म आई थी तो लोगों को इसके बारे में पता चला, या वो फिल्म आई थी तो उनको इस पर्सनालिटी के बारे में पता चला। तो डू यू थिंक फिल्मों का कुछ असर पड़ता है? यस, डेफिनेटली पड़ता है। आपने अगर तारे जमीन पर पिक्चर मूवी देखी हो जी। तो वहां पे जो वो ईशान अवस्थी था, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपनी चीजें, और उसे जब टीचर मिलते हैं आमिर खान जी, तब जब वो हेर लेते हैं कि हाँ उसे ये प्रॉब्लम्स है,
फाइंड आउट करते हैं, उसे अलग तरीके से सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब ना सोशली लोगों को पता चलती है, मूवीज़ के थ्रू हो, जैसे अभी हाल फिलहाल में मूवीज़ आई है सितारे ज़मीन पर, तन्वी द ग्रेट। तो इन मूवी से लोगों को पता चल रहा है स्लोली स्लोली कि क्या होती है प्रॉब्लम्स ऑटिज्म की, बच्चे कैसे कैसे लड़ते हैं इस प्रॉब्लम से, या लड़ने से तो मैं वैसा तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन कैसे डील, मतलब उस प्रॉब्लम के साथ कैसे जीते हैं, कैसे उन्हें हमें समझना चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस है डेफिनेटली वो स्प्रेड हो रही है। और मैं मतलब वो तो है ही है, बट हर कोई मूवी नहीं देखता ना, हर कोई इंसान मूवी ही मतलब देखे और फिर अवेयर हो, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी एज अ एक ह्यूमन बीइंग हमें इन चीजों को थोड़ा अपनी तरफ से समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बस अपना देखने का नजरिया बदलना चाहिए। यानी अगर हमारे आसपास ऑटिस्टिक बच्चे हैं हम्म तो हमें खुद आगे बढ़कर इसके ये बारे में समझना चाहिए समझना चाहिए, कि मेरा क्या फर्ज बनता है, मुझे कैसे डील करना है जैसे इसके कि साथ। छोटी छोटी चीजें करे, ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बच्चों को बर्थडे पार्टीज होती है या कहीं गेट टुगेदर्स होते हैं, तो आप उन बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, उनके पेरेंट्स को बुलाइए, अच्छा लगता है। मैंने ऐसे बहुत बार, मुझे भी बहुत जगह निगलेक्ट किया गया है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत कुछ खींचता है ऐसा, तो हमें भी बहुत जगह पे ऐसे मतलब नहीं बुलाया गया है। अभी कुछ नहीं लगता, तब बुरा लगा था कि नहीं बुलाया हमें ऐसे, हम भी इंसान ही हैं। लेकिन मुझे ऐसे है कि लोगों ने ये समझना चाहिए इस बात को। अगर आप चांस देते, अपॉर्चुनिटी दोगे, तो उस बच्चे को पता चलेगा ना कि ये बर्थडे पार्टी है, उसे पता चलेगा कि अरे हाँ, यहाँ इनके घर पे ना पूजा है, कि पूजा के बाद प्रसाद मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं ना, जब हमें अपॉर्चुनिटी, देखिए हम खुद से एज अ इंसान, इंडिविजुअल इंसान, मैं खुद के लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो कर सकती हूँ, लेकिन जितना मेरे बस में है, आखिरकार मैं हूं तो इस सोसाइटी का ही हिस्सा ना। बिल्कुल। तो सोसाइटी भी मुझे कुछ ना कुछ तो दे, या कुछ तो अपॉर्चुनिटीज दे, तब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इन मूवीज से ही अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन डेप्थ जाके हमें करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट मैं एक जो आपने मेंशन किया था बचपन, मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका बचपन होता है, जिस पर आगे के आने वाले सारे सालों में वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि जब हम अपब्रिंगिंग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बचपन की बात करते हैं। और ऐसे में एज अ सोसाइटी हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऑटिस्टिक बच्चों को हमारा वाला नॉर्मल ना देकर उनका वाला नॉर्मल देना। सो राइट मैम। अगेन, हमारा वाला नॉर्मल और उनका वाला नॉर्मल, ये भी मतभेद क्यों ये भी क्यों? है कि नहीं? क्योंकि जी। तो उस मूवी में कैसे क्या है कि अपना अपना नॉर्मल, अपना अपना। तो हर इंसान को उसके स्पेस में उसको जैसे चाहिए रहने का अधिकार है, फुल स्टॉप। यहाँ पे कोई डिसाइड ना करे कि वो सही है या गलत है, या ऐसे होना चाहिए वैसे, कोई टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए। और लोगों का इन मूवीज को देखे, जैसे तन्वी द ग्रेट है, या प्रियंका चोपड़ा की बर्फी थी, इतनी सारी मूवीज आए हैं, अवेयरनेस मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ नाम तक, मतलब ऑटिज्म, बट अभी दुनिया ने सिर्फ मूवी के आगे जाके नजरिया खोल के देखना चाहिए कि हाँ, इनके सपने हैं, हाँ वो जीना चाहते हैं, हाँ वो जीतना चाहते हैं, किसी के ऊपर आके नहीं जीतना चाहते, वो खुद अपने आप में जीतना चाहते हैं। वो खुद उनकी स्टार्टिंग लाइन है और वो खुद उनकी फिनिशिंग लाइन है। तो क्यों नहीं हम उनको वैसे रहना दें? हम क्यों डिसाइड करें कि ये स्टार्ट है और वो फिनिश है? रहने दो उनको उनकी स्टार्ट और फिनिश लाइन, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हमने खुद की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है कि ये स्टार्टिंग लाइन है, वो फिनिशिंग लाइन है, अब तक नहीं तो पहुंचे। इसके लिए मतलब सॉरी, मैं वापस, मुझे इसीलिए ये डिस्टेंस रनिंग का जो फंडा है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसमें पर्सनल बेस्ट होता है, पीबी। ये मुझे वरुण के साथ रह रह के समझ में आया है। जी। ये रनिंग रेस के जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, हर जो 42 किलोमीटर्स भागता है ना, उस सबको मेडल मिलता है। इन द एंड वो हर कोई जीतता है। तो रनिंग के बाद जो मैंने वरुण में देखा है ना, क्योंकि वो हर बार जीत के ही आता है, खुद से जीत के, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतने सेकंड में खत्म किया था, इस बार मैंने इतने सेकंड जल्दी खत्म किया। मैंने ना किसी को हराया, ना मैं किसी से जीता, बस खुद से ही जो भी है।
एंड वो फेज इतना सुंदर है ना, वो आई थिंक हर किसी इंसान ने अप्लाई कर लेना चाहिए। लाइफ ही बहुत आसान हो जाएगी, न किसी को नीचे छोड़ने की, न किसी को नीचे खींचने की, न किसी के ऊपर चढ़ने की। आई थिंक इन बच्चों से ये सीखने का सबसे बेस्ट यही है, और आई थिंक ये अपना अपना नॉर्मल यस फिनिश्ड। बिल्कुल। क्योंकि वो हर बार हमको ये सवाल सुनने में मिलता है कि आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल है क्या, अब वो ठीक हो गया है क्या। ऑटिज्म एक पर्सनालिटी है, ये जैसे जन्मा है वो वैसे जिएगा और वैसे ही दुनिया से जाएगा, वो उसकी पर्सनालिटी है। और उसको ठीक और नहीं ठीक में मत कंसीडर कीजिए, राइट? आप ठीक हो सकते हो तो हम उनको ठीक कर लेंगे, अगर आप ठीक नहीं हो सकते तो वो भी वैसे ही है जैसे है। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इजी। नहीं, ये कितनी खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं कि हम कितने ठीक हैं, हाँ, हमारी फिनिशिंग लाइन तक कहाँ पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं इतनी स्टोरीज आपने जो शेयर की, वरुण के बारे में, साइधर के बारे में, और मुझे लगता है कि उन दोनों से ज़्यादा तो हमने अपने आप के बारे में शायद सीखा, कि स्पेशली वो जो स्टार्टिंग लाइन, अब आपने अपनी फिनिशिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन कहाँ कहाँ खींच रखी है, आप सोचिए, वो तो मज़े कर रहे हैं, वो जी राइट ना? वो जी रहे, मस्त जी रहे। चलिए, लेकिन ये ज़रूरी था इसके बारे में जानना, इसके बारे में चर्चा करना, कि ऑटिज़म जो है वो एक कंडीशन है, और अगर हमारे आसपास ऐसे बच्चे या बड़े दिखते हैं, तो ज़रूरत है कि आप नॉर्मल रहें, उनको अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने दें। इसी के साथ मेरी सहेली की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का, आपके दोनों ही बच्चों का, उनके लिए बेस्ट विशेस, और आई एम श्योर मैं उनसे मिलना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत, वैसे मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ इस मामले में। जरूर जरूर मिलोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए मेरी सहेली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और काम की लगे तो शेयर कर लीजिए।